नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर, जहां पे आज हम लोग रिवीजन करने वाले शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के रिगार्डिंग हम लोग पूरी चीजें करने वाले और पूरा बढ़िया तरीके से इसको फिनिश ऑफ कर देंगे। चैप्टर नंबर 4 को काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजों को आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। आपके पास इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल होना चाहिए, नहीं कुछ तो आप जिस भी स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं वो स्टडी मटेरियल भी अगर आपके पास होता है तो बात बन जाती है और बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हैं। राइट, चलिए आइए मेरे साथ रिवाइज करेंगे। सभी लोग साथ साथ में एक एक चीज को हम लोग देखते हुए चलने वाले हैं। सबसे पहली बात यहां पे जो बोला गया है, सेक्शन नंबर 43 आता है। सेक्शन नंबर 43 शेयर कैपिटल के टाइप्स के बारे में बात करता है। सबसे पहले उससे पहले अपन ने डेफिनेशन देखा था सेक्शन 2 क्लॉज 84 के अंदर, जो क्या कहता है, जो बात करता है शेयर कैपिटल या शेयर के बारे में बात करता है। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर्स का मतलब होता है शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। इतनी जोरदार डेफिनेशन के बाद एकदम मन ऐसा प्रफुल्लित हो गया था। और उसके बाद कहा था हमने कि इसके अंदर स्टॉक भी इंक्लूडेड होता है। स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जो फुल्ली पेड अप शेयर्स को जब हम लोग बंडल कर डालते हैं तो उसे हम लोग स्टॉक का नाम देते हैं, और स्टॉक को रीबंडल मतलब डीबंडल भी किया जा सकता है, और बंडल करने के बाद उसे स्टॉक कहते हैं। ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। फिर सर क्या होता है? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। दो प्रकार के शेयर कैपिटल होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो एक होता है विथ वोटिंग राइट्स के साथ, और दूसरा होता है और दूसरा कौन सा होता है? विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ, जिसे डीवीआर भी प्यार से बोला जाता है। जैसे कि क्लास में मैंने आपको बताया था कि टाटा मोटर जो है बेटा, उसका टाटा मोटर डीवीआर भी है और टाटा मोटर नॉर्मल शेयर भी है। तो मेरे जैसे शेयर होल्डर्स जिनको कोई मतलब ये नहीं होता है वोटिंग वगैरह से, तो मैं टाटा मोटर डीवीआर लूंगा, समझ रहे आप बात को? डिफरेंशियल वोटिंग राइट लूंगा। हमें कैसा है, 10 शेयर के ऊपर 1 वोट मिलता है। लेकिन मान लो जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं टाटा मोटर के डिसीजन मेकिंग के अंदर मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप फिर क्या लीजिएगा? टाटा मोटर विद वोटिंग राइट्स वाले शेयर लीजिएगा। और वही अगर मैं प्रेफरेंस कैपिटल की बात करूं ना, तो इसके अंदर दो तरीके की चीज होती है। सबसे पहली बात, ये प्रेफरेंशियल राइट कैरी करता है दो चीजों को लेके, एक तो विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड और दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू वाइंडिंग अप। डिविडेंड वाइंडिंग अप, डिविडेंड वाइंडिंग अप, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है। राइट, तो देखो सर, क्या हमने पढ़ा कि काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर दो तरीके के शेयर कैपिटल होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर की बात करूं आपके साथ, तो प्रेफरेंशियल राइट होता है विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड, हो सकता है एब्सोल्यूट हो सकता है फिक्स्ड या एड वैलोरम, मतलब होता है परसेंटेज बेसिस के ऊपर होता है। और यहाँ पे प्रेफरेंशियल इनको राइट मिलता है विद रिस्पेक्ट टू वाइंडिंग अप, मतलब कल चल के अगर कंपनी डूबती है बेटा, तो कंपनी के असेट्स बेचे जाते हैं और असेट्स को बेच के लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाता है। तो लाइबिलिटी को जब हम लोग पे ऑफ करते हैं ना, तो सबसे पहले आउटसाइडर्स को पे ऑफ करेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे ऑफ करेंगे, और सबसे आखिरी में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट दिया जाता है। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा ये लोग यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर कर रहे हैं। अब शेयर होल्डर्स जो है, अगर कुछ इक्विटी शेयर होल्डर कुछ ऐसे भी होते हैं बेटा जो पार्टिसिपेट, जिसे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं? फर्दर प्रॉफिट्स के अंदर भी क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, सेक्शन नंबर 43 क्या कहता है? जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है ना, उनके पास दो प्रकार के कैपिटल होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस। इक्विटी के अंदर और दो, जैसे वोटिंग राइट्स वाले, और दूसरा डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जिनको डिफरेंशियल राइट होता है विद रिस्पेक्ट टू वोटिंग या विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड वगैरह भी होते हैं। जैसे मैंने आपको टाटा मोटर का एग्जांपल बताया था, ये वाली चीज आप जानते हैं, मैंने आपको याद करना, रेगुलर क्लास के अंदर मैंने एक ऐसा पोर्टफोलियो की इमेज वगैरह बताया था। ये देखिए यहाँ पे ऐसा डीवीआर लिखा हुआ है, इसकी प्राइस ये है और रेगुलर प्राइस की जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ऐसी चीजें अपन ने डिस्कस किए थे। राइट, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपके साथ, तो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द शेयर होल्डर्स हु इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट प्रोसीडिंग्स इन द बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। मतलब ये मतलब 1956 वाले कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कुछ तो भी बात इन्होंने यहाँ पे किया। अब एक्सप्लेनेशन देखो क्या बोला जा रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल विथ रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मींस वो सारा शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस नहीं है, मतलब ऐसा शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस नहीं होता है उसे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं। और प्रेफरेंस कैपिटल जो होता है ना, इन लोगों को क्या मिलता है? प्रेफरेंशियल राइट मिलता है। सभी लोग बोले क्या मिलता है? प्रेफरेंशियल राइट मिलता है दो चीजों से रिलेटेड। सबसे पहला, एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिगार्डिंग। पेमेंट ऑफ डिविडेंड मतलब इनको फिक्स्ड अमाउंट का डिविडेंड या एक फिक्स्ड रेट के ऊपर डिविडेंड यहाँ पे मिल जाता है। हो सकता है वो सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, यानी कि डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कटे या ना कटे वो डिपेंड करता है चीजों से चीजों। तो सबसे पहला बोला गया पेमेंट, मतलब कल चल के अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो सबसे पहले इन्हीं पार्टीज को डिविडेंड
दिया जाने वाला है। और दूसरा बात कर रहे हैं रीपेमेंट से रिगार्डिंग, कौन सी चीज के रिगार्डिंग? रीपेमेंट का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कल चल के अगर कंपनी डूबती है और ऐसे केस के अंदर कैपिटल को रीपे करने की बारी आती है तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वाइंडिंग अप कर सकते हैं ऑन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के रिगार्डिंग। ऐसी वाली चीजें बोली जाती है जहां पे उनको प्रेफरेंशियल राइट होता है। जहां पे प्रेफरेंशियल राइट का मतलब क्या होता है कि सर अगर हम लोग चाहे तो बाद में जब कैपिटल का रीपेमेंट होगा ना तो सबसे पहले किन्हें दिया जाएगा? सबसे पहले इन्हीं लोगों को यहाँ पे कैपिटल पे किया जाएगा। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चीजें बोली जा रही है। अब देखो कैपिटल को हम लोग मान लेंगे शाल बी डीम टू बी द प्रेफरेंस कैपिटल। कब मानेंगे? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग एंटाइटल टू आइदर या बोथ ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। जब इनको दोनों में से कोई भी एक फॉलोइंग राइट, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू द डिविडेंड इनको अगर प्रेफरेंशियल राइट होता है तो ये हो सकता है बेटा इनके पास और क्या होता है? और राइट होता है टू फर्दर पार्टिसिपेट इन द डिविडेंड। जैसे देखो यार 100 रुपए हमने प्रॉफिट कमाया, 10 रुपए प्रेफरेंस वालों को दे दिए, उसके बाद 30 रुपए इक्विटी वालों को दिए, तो और यहाँ पे पैसा बच रहा है ना, अब यहाँ पे और 60 रुपीज बच रहा है, तो ये फर्दर पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि हमें और डिविडेंड दो करके। ऐसी वाली बात ये लोग भी यहां पे कर सकते हैं क्या? यस सर। और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल इन एडिशन टू द प्रेफरेंशियल राइट टू रीपेमेंट ऑन वाइंडिंग अप, मतलब बोला जा रहा है कि इन लोगों को सबसे पहले क्या बोला जाता है? इन लोगों को सबसे पहले इनका कैपिटल रीपे कर दिया जाता है और उसके बाद जब इक्विटी वालों को भी हम लोग पैसा दे देंगे तो अगर कुछ थोड़ा बहुत भी पैसा बच जाता है ना तो ये लोग फर्दर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये लोग फर्दर हिस्सा ले सकते हैं कि ठीक है एक काम करो करके हमें और पैसा दे दीजिए, हमें और थोड़ा सा फंडिंग दे दीजिए करके। ऐसा क्या ये लोग कह सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ये लोग कह सकते हैं। ऐसी वाली बातचीत मैं यहां पे कर रहा हूं। तो सर हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने बहुत सिंपल चीजें और बहुत ही अमेजिंग चीजें देख रहे हैं। और वो क्या बोला? सबसे पहले तो इन्हें फर्दर पार्टिसिपेट विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड हो सकता है और दूसरा कैपिटल के अंदर भी ये फर्दर पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? हो सकता है सर, लिमिटेड एक्सटेंट तक ये लोग फर्दर पार्टिसिपेट करे करके। बराबर? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट वाली चीज, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। मतलब क्या होता है? जैसे यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि एक शेयर के ऊपर आपको एक वोटिंग राइट मिलता है, लेकिन डीवीआर के अंदर क्या होता है? 10 शेयर के ऊपर आपको एक वोटिंग राइट या 20 शेयर के ऊपर आपको एक वोटिंग राइट्स, ऐसी वाली चीजें डिसाइड की जाती है, उसे बोला जाता है डीवीआर। तो जब भी आप यहाँ पे ये फॉलोइंग कंडीशंस को आपको फुलफिल करना होगा, अगर आप डीवीआर को इशू करना चाहते हैं या डिफरेंशियल वोटिंग राइट को अगर आपको इशू करना है तो आपको ये फॉलोइंग कंडीशंस को मानते हुए चलना होगा। सबसे पहले आपके एओए ने अथोराइज करना चाहिए कि आप डीवीआर के शेयर्स इशू कर सकते हो। दूसरा, यहां पे आपको अथोराइजेशन लगने वाला है शेयर होल्डर्स का बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मतलब बोला जा रहा है सर कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेके हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होगा कि हम लोग डीवीआर को इशू करना चाहते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं करके ऐसा। उसके अलावा अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमारे इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है तो ऐसे केस के अंदर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल पोस्टल बैलेट से लगने वाला है। तो सबसे पहला हमने क्या बोला? एओए के अंदर परमिशन दे दो। दूसरा बोला गया है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगने वाला है। तीसरी वाली चीज, जो वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ डीवीआर है ना बेटा, समझिए बात को, जो वोटिंग पावर है इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंशियल राइट, तो डिफरेंशियल राइट को जो वोटिंग पावर है ना वो 74% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आफ्टर इशूइंग डीवीआर। मतलब देखो पहले डीवीआर इशू नहीं था, जैसे ही आपने डीवीआर इशू किया ना, जैसे ही डीवीआर इशू किया तो यहां पे जो वोटिंग राइट्स का प्रपोर्शन है ना वो डीवीआर वालों का ज्यादा, मतलब डीवीआर वाले लोग ही आपस में मिलकर एसआर पास नहीं कर पाना चाहिए, ऐसी वाली बात यहां पे कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वोटिंग राइट डीवीआर वालों के पास कितने हो सकते हैं? 74% हो सकते हैं। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे की गई है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझे? यस सर। फिर क्या बोला गया? कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए कौन सी चीज के अंदर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स पिछले 3 सालों के कंसिस्टेंटली फाइल करने चाहिए, इसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट आपने नहीं करना चाहिए। फिर एफ वाला पॉइंट कह रहा है कि कोई भी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू, अगर कोई डिविडेंड आपने डिक्लेयर दिया और अभी तक पे नहीं किया, या कोई डिपॉजिट्स मैच्योर हो गए और आपने रीपेमेंट नहीं किया, या अगर प्रेफरेंस शेयर को आपने रिडीम नहीं किया, या डिबेंचर्स जो है बेटा, डिबेंचर्स या उसके ऊपर का इंटरेस्ट अगर आपने अभी तक रिडीम नहीं किए, तो ऐसे इसके अंदर ये एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप ये डिफॉल्ट को सुधार देते हो आप वहां पे कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाले केस में 3 साल के लिए, जैसे अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न्स के अंदर गड़बड़ की तो 3 साल के लिए यहां पे चीजें आप हो सकता है आपको रोक दिया जाए करके। उसके बाद बोला जा रहा है अगर ये केसेस में आप डिफॉल्ट करोगे ना तो हम आपको 5 साल के लिए क्या कर देंगे? 5 साल के लिए हम आपको डीवीआर इशू नहीं करने देंगे। जैसे कि कौन सा आपने डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, उसके अलावा रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म
लोन, चाहे फिर वो पीएफआई से हो, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो या शेड्यूल्ड बैंक से हो, जो रीपेबल हो गया, और रीपेबल का मतलब होता है जो ड्यू हो गया हो और उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी, और कोई भी स्टैट्यूटरी पेमेंट अगर हमें एम्प्लॉयज वगैरह को देना है या हमने अगर कोई भी डिफॉल्ट कर दिया आईईपीएफ के अंदर क्रेडिट करने में, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि ये सारे डिफॉल्ट जब भी आप करोगे और इस डिफॉल्ट को जब आप गुड करते हो ना, वो गुड से 5 ईयर तक आप क्या माने जाते हो, 5 ईयर्स तक हम आपको बैन कर देते हैं कि आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते। तो देखो सर कौन से पेमेंट हुए। सर सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि कोई भी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कौन सी चीज का, डिक्लेयर डिविडेंड का टू इट शेयर होल्डर्स, मतलब अगर मैंने कोई डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद मैं डिविडेंड ना दूं, मैं डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाऊं। कोई डिपॉजिट्स मैच्योर हो चुके हैं, कोई प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने की बारी आ गई है या डिबेंचर्स को भी रिडीम करने की बारी आ गई है, डिबेंचर्स के ऊपर का इंटरेस्ट अगर मैं नहीं देता हूं, तो ऐसे केस के अंदर 5 साल, जब से मैंने डिफॉल्ट को ठीक किया, ठीक करने से 5 साल के लिए मैं डीवीआर को इशू नहीं कर सकता। फिर उसके बाद एच वाले पॉइंट के अंदर देखो क्या बोला गया, कंपनी को पेनलाइज नहीं करना चाहिए कोर्ट या ट्राइब्यूनल के द्वारा ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स। मतलब जिस समय कंपनी पेनलाइज होंगी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के द्वारा, हो सकता है कोई आरबीआई का ऑफेंस, सेबी का ऑफेंस, सिकरा का ऑफेंस, फेमा का ऑफेंस, अलग कोई भी स्पेशल एक्ट का ऑफेंस, तो मैं कहूंगा ऐसे स्पेशल एक्ट के द्वारा अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के द्वारा पेनलाइज किया गया तो भैया 3 साल तक तुम शांत बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ कंटेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, तो आपको कंटेंट्स में क्या डालना होगा, आपको डिटेल्स ऑफ पोस्टल बैलेट या वो सारे डिटेल्स आपको यहां पे रखने होंगे या सारे डिटेल्स आपको बताते हुए चलना होगा। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है। क्या आप इस बात को, क्या आप इस चीज को सभी लोग समझ रहे हैं? क्या बोलो मुझे जल्दी से कि आप लोग इस कंटेंट को, आप लोग ये सारी चीजों को समझते हुए चल रहे हैं बढ़िया तरीके से? हाँ सर, एकदम फैंटास्टिक तरीके से, एकदम जोरदार तरीके से चीजें समझ में आ रही है करके, ठीक है। चलो आओ अब वही अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, ये स्क्रीन फ्रीज क्यों हो चुकी है, ये स्क्रीन फ्रीज हो गई है, हाँ अब ठीक है। भाई अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, अभी हम लोग कौन सी चीज को देखेंगे, अभी सर हम लोग सेकंड वाली चीज पे देखेंगे। यहाँ पे क्या कि सर यहाँ पे देखो, अगर आपके नॉर्मल शेयर्स होते हैं ना, तो नॉर्मल शेयर से आप डीवीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते और डीवीआर को आप नॉर्मल शेयर्स के अंदर भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसी वाली बात है। देखो शब्द क्या यूज किया गया यहाँ पे, शैल नॉट। कौन सा शब्द यूज किया है, शैल नॉट। आप चाहकर भी क्या यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आपको सारा डिस्क्लोजर देना होगा कि किस साल के अंदर आपने कितना डीवीआर इशू किया है, वो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आप बताते हुए चलने वाले हो। इसके अलावा राइट्स ऑफ होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, तो ये जो डिफरेंशियल राइट्स वाले होते हैं, इनको मतलब राइट्स होते हैं होल्डर्स विद डिफरेंशियल, हम इन लोगों के पास भी यहाँ पे एंजॉय द राइट, जैसे बोनस राइट्स हो गए, राइट इशू हो गए, तो इनको भी सारे जो राइट्स है ना, ये सारी चीजें इनको मिलने वाली है। अब जो भी पर्टिकुलर्स ऑफ शेयर्स है ये आपको मेंटेन करना होगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को आप सेक्शन नंबर 88 के तहत जैसे मेंटेन करते हो, वैसे आप यहाँ पे भी वो रजिस्टर्स को मेंटेन करते हुए चलने वाले हो। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझ गए? बोलिए मुझे जल्दी से यस सर, है ना। तो एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम जोरदार तरीके से सर सारी चीजें अपने को बढ़िया तरीके से समझ चुकी है। तो अभी अपन ने कौन सी चीजें देख लिया सर यहाँ पे हम लोग सेक्शन देख रहे थे। सबसे पहली बात तो ये कौन से यहाँ पे सेक्शन नंबर 43 से लेके 70 तक कवर होता है, और ये पूरे चीजों को हम लोग लाइन बाय लाइन देख रहे हैं। जैसे कि अपन ने सेक्शन नंबर 43 को देखा और बाकी सारी चीजों को, डीवीआर वगैरह को कवर किया। ये डीवीआर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्या आप इस बात को, क्या आप इस चीज को सभी लोग समझ रहे हैं? कह दो मुझे जल्दी से यस सर। सेक्शन नंबर 46 को 46 को पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 46 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन नंबर 46 आपसे कहता है सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स। क्या बोला गया है? सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स। अब देखो यहाँ पे क्या, शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ अ टाइटल। इसका कहना है कि अगर ये एक शेयर सर्टिफिकेट है और इसके ऊपर मान लीजिए मेरा नाम लिखा हुआ है, तो ये प्राइमा फेसी टाइटल होता है कि ये शेयर किसका है बेटा, ये शेयर मेरा है करके। समझ रहे हो आप बात को? तो ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। तो मतलब ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस है। इतना तो तय है कि अगर शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम है तो पक्की बात है कि शेयर कहीं ना कहीं आप ही को बिलोंग करता है, या शेयर्स के ऊपर आप ही का अधिकार है। ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 अ सर्टिफिकेट इशूड अंडर अ कॉमन सील। तो इनका कहना है कि सर्टिफिकेट हो सकता है कॉमन सील के अंदर इशू हो, या सर्टिफिकेट के ऊपर साइन हो सकती है एक तो 2 डायरेक्टर की, नहीं तो एक कंपनी सेक्रेटरी और उसके साथ साथ एक डायरेक्टर की। राइट, तो मैंने क्या कहा, शेयर सर्टिफिकेट को आप इशू कर सकते हो एक तो कॉमन सील के तहत, या 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, या अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर मिलके यहां पे साइन करते हैं। ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है।
सर जरूरत पड़ने पर हम लोग क्या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं क्या? हाँ, आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी इशू कर देते हो अगर आप ऐसा प्रूफ करते हो। क्या आप प्रूफ करते हो कि हमारा शेयर सर्टिफिकेट जो है ना वो लॉस या डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो खत्म हो चुका है या घूम चुका है, खो गए हम कहा, या वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, या दूसरा अगर वो डीफेस्ट, मल्टीटेटेड, टॉर्न या सरेंडर, मतलब देखो सबसे पहला क्या हुआ, घूम गया, अब शेयर सर्टिफिकेट ही नहीं है। दूसरे वाले केस में दूसरा वाला केस कह रहा है आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है लेकिन वो खराब हो गया है यार, आपने गलती से उसके ऊपर बेल वगैरह खा लिए थे, आपको नहीं ध्यान रहा ये सर्टिफिकेट है करके, या डीफेस्ड हो गया, कोई बहुत ही पुरानी सी नोट होती है वो कैसे डीफेस्ड हो जाती है, फट जाती है, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। तो आप ऐसे केस के अंदर अप्लाई कर सकते हो कंपनी को, और कंपनी आपको क्या करेंगी, जैसा मैनर स्पेसिफाइड होता है आर्टिकल्स ऑफ कंपनी के अंदर, उसके तहत आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर देती है। याद करना, हमने इंडेमनिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ा था, याद आ रहा है क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जब भी ऐसा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करना होता है ना तो आपसे इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करा के लेता है कि कल चल के अगर कोई दूसरा व्यक्ति यार बोला कि ये सर्टिफिकेट मेरा, और अगर कंपनी को नुकसान हुआ ना तो उस नुकसान की भरपाई करा के तुम दे दीजो, है ना, ऐसी वाली बात है। अगर शेयर से डिपॉजिट फॉर्म में, तो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में जिसका भी नाम बेनिफिशियल ओनर के अंतर्गत आता है वो व्यक्ति यहाँ पे क्या मान लिया जाता है, वो व्यक्ति यहाँ पे ओनर मान लिया जाता है। सर पनिशमेंट क्या होता है यहाँ पे, पनिशमेंट क्या, पनिशमेंट फॉर इशूइंग द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। तो अगर आपका इंटेंशन है डिफ्रॉड करने का, या अगर आपका इंटेंशन है फ्रॉड करने का, तो ऐसे केस के अंदर क्या यहाँ पे पेनल्टी है, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी बोली गई है 5x ऑफ द फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट था उसका 5x, या वो एक्सटेंड कर सकती है अप टू 10x या 10 करोड़ विचेवर इज हायर तक, समझ रहे, तो 10x ऑफ द अमाउंट या 10 करोड़ विचेवर इज हायर, वहां तक वो एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन मिनिमम कितना होने वाला है, 5x ऑफ द फेस वैल्यू मिनिमम होने वाला है। ऐसी वाली चर्चा या ऐसी वाली बातचीत यहाँ पे की जा रही है, क्या आप इस बात को समझे। उसके बाद पनिशमेंट फॉर इशूइंग में अपन ने ये देखा, और दूसरा जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसको 447 के अंदर हम लोग लपेट डालते हैं, और 447 की पेनल्टी हमको पता है वो 10% और 10 लाख लिमिट होती है, लोअर अपर, फिर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है नहीं है, वो सब चीजें देखे थे हम लोगों ने, ठीक है। अब देखिए, अब इनका कहना है कि जो शेयर सर्टिफिकेट आप इशू कर रहे हो ना, इसको डिस्टिंक्टिवली नंबर देना। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, अगर आपने अपनी करेंसी देखा है बेटा, तो करेंसी के ऊपर हर एक ये वाला जो नंबर है ना, देखो ये वाला जो नंबर है ना, ये नंबर हर एक इसमें अलग अलग होता है, समझ रहे हैं बात को। ऐसा क्या एक ही नंबर के बहुत सारे नोट्स है क्या? नहीं सर, ऐसे बहुत सारे नोट्स एक ही नंबर के प्रिंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, उसको हर एक की यूनिक आइडेंटिटी है। क्या आपका आधार नंबर किसी और का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है सर, क्योंकि सबके डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी होती है, और इसको कॉमन सील और वो तो किसके द्वारा साइंड होते हैं ये तो आपको पता ही है, अपन ने ऊपर देख ही लिया है, ठीक है। अब चलो ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कौन सी चीज के ऊपर, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में बात करते हैं। अब सर ये डीमटेरियलाइजेशन सिक्योरिटीज या डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज का क्या मतलब होता है? तो इनका कहना है कि जब भी आप यहाँ पे देखो, अगर लिस्टेड कंपनी और उसके लिस्टेड कंपनी से रिगार्डिंग कुछ भी डीमटेरियलाइजेशन है ना, तो वो आपको सेबी बताने वाला है। सेबी एक रेगुलेटर है, हमने रेगुलेटर को खड़ा करके रखा है, आप रेगुलेटर जाने और तुम जानो करके। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के बारे में कंपनीज एक्ट 2013 जिम्मेवारी उठाता है कि मैं बताऊंगा लिस्टेड कंपनी के बारे में कि ऐसे कंपनीज को कब क्या 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 करना चाहिए, ठीक है। तो देखो इनका क्या कहना है, इन लोगों का कहना है कि हर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो इशू कर रही है सिक्योरिटीज ओनली इन डीमैट फॉर्म में आप कीजिएगा, या आप फैसिलिटी, या अगर कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है तो आप फैसिलिटी दीजिएगा कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी खुद को कन्वर्ट करवा सके, कौन से केस के अंदर, डीमैट सिक्योरिटीज के फॉर्म के अंदर या डीमैट फॉर्म के अंदर वो खुद को कन्वर्ट करवा सके। अब देखिए रूल 9A क्या कह रहा है, हर एक शेयर होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो एक तारीख दे के रखी है 2 अक्टूबर 2018 करके। अब इसका कहना है कि 2 अक्टूबर 2018 है ना, ये जो ऑन और आफ्टर 2 अक्टूबर 2018 के बाद अगर कोई भी व्यक्ति ट्रांसफर करना चाहता है अपना सिक्योरिटी, तो वो सिक्योरिटी को क्या ट्रांसफर कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वो सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उसको सबसे पहले उसे डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना होगा। मतलब हम लोग फिजिकल सर्टिफिकेट को आपको ट्रांसफर नहीं करने देंगे, आपको डीमैट में पहले कन्वर्ट कराओ, डीमैट मतलब ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कराओ, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर सकते हो। और दूसरा क्या बोला, अगर कोई भी व्यक्ति सब्सक्राइब करना चाहता है सिक्योरिटीज को, यानी कि परचेस करना चाहता है, चाहे फिर वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो, बोनस हो, राइट हो, या कुछ भी हो यार, हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर वो 2 अक्टूबर 2018 के बाद करना चाहता है ना, तो ऐसे केस के अंदर उसे भी डीमैट फॉर्म में ही करना होगा, या वो भी केवल और केवल डीमैट फॉर्म में कर सकता है, उसके अलावा वो कोई दूसरे फॉर्म में नहीं कर सकता। लेकिन
इनका कहना है कि ये सब धतिंग आपको करने की जरूरत नहीं है निधि में। और दूसरा क्या बताइए, निधि को बचाना होगा, निधि को छूट दे दो हर चीज से, समझ रहे हैं आप बात को। यस सर, निधि को छूट दे दिया गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ गवर्नमेंट कंपनी, उसे भी माफ कर दो। और तीसरा अगर होली ओन सब्सिडरीज है बेटा, होली ओन्ड है, मतलब अगर 100% ऑफ कैपिटल अपने पास है वो कंपनी का, तो ऐसे केस के अंदर उसे भी यहाँ पे छूट दे दी गई है। तो 3 कंपनीज को यहाँ पे क्या दे दिया गया, छूट दे दिया गया। सबसे पहला निधि कंपनी, दूसरा गवर्नमेंट कंपनी और तीसरा होली ओन सब्सिडरीज को यहाँ पे छूट दे दी जाती है। ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली गई है। आज के जमाने में सर दो डिपॉजिटरीज है इंडिया के अंदर, NSDL और CDSL करके। बेसिकली ये डिपॉजिटरीज है और इनके अलग अलग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो अपने एजेंट लोग नहीं होते, जैसे मोतीलाल ओसवाल, ज़ेरोधा, ये सारे DP होते हैं, ठीक है। और इनके पास सिक्योरिटीज जमा होती है जो अल्टीमेटली NSDL से लिंक्ड होती है, जिनके वो चार्जेस देते रहते हैं। ये सारे चीजों की ऐसी बात यहाँ पे की गई है। अब देखो नेक्स्ट वाला सेक्शन नंबर 47, जहां पे क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे वोटिंग राइट्स एंड वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट्स। मतलब क्या कि वोटिंग राइट्स और वेरिएशन, क्या शेयर होल्डर्स के राइट्स में भी हम लोग वेरिएशन वगैरह कर सकते हैं क्या, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और सेक्शन नंबर 47 इसके बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 47 सबसे पहले वोटिंग राइट्स के बारे में बात करेंगे और 48 बात करता है वेरिएशन के रिगार्डिंग, है ना, वेरिएशन के रिगार्डिंग। अगर आपको वेरिएशन लाना है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में उनके वोटिंग राइट्स में, तो उसके बारे में सेक्शन नंबर 48 बात करता है। अब देखिए सबसे पहला वोटिंग राइट्स ऑफ अ मेंबर्स होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर कोई मेंबर है बेटा जो इक्विटी शेयर कैपिटल को होल्ड करके रखता है, तो उनके पास पावर होता है कि वो हर एक एवरी रेजोल्यूशन, क्या बोला, वो सारे एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर एंड होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल shall have right to vote on every resolution placed before the company। तो जो भी रेजोल्यूशन प्लेस होता है कंपनी के सामने, तो ऐसे केस के अंदर उन लोगों के पास राइट होता है कि वो हर एक रेजोल्यूशन के ऊपर क्या कर सकते हैं, हर एक रेजोल्यूशन के ऊपर, समझिए बात को, वो राइट है उनके पास वोट करने का, वो लोग वोट कर सकते हैं। ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। अब सेकेंड चीज की अगर मैं बात करूं आपके साथ, इज वोटिंग राइट ऑन द पोल शाल बी इन प्रपोर्शन टू द शेयर कैपिटल इन पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब इनके जो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बात करूं आपके साथ, जैसे देखो 1 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल है और मेरे पास 10,000 फेस वैल्यू के शेयर है, लेकिन मैंने केवल और केवल 9,000 रुपए का अभी तक पैसा दिया हूं, तो मुझे उतने के ही वोटिंग राइट्स मिलेंगे। ऐसा सेकंड वाली चीज कह रहा है। मतलब आपका जो वोटिंग राइट है ना, वो आपके पेड अप कैपिटल के ऊपर डिटरमाइन होता है कि आपने कितना पैसा पे किया है, उसके बेसिस के ऊपर आपका यहां पे डिटरमाइन हो रहा है वोटिंग राइट। ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है, पोल के ऊपर, राइट ऑन द पोल के ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो सेकेंड वाला पॉइंट, वोटिंग राइट्स ऑफ द मेंबर्स होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर आप यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को होल्ड करके रखते हो, तो हर एक मेंबर, क्या बोला यहाँ पे, एवरी मेंबर जो लिमिटेड बाय शेयर है और जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर होल्ड कर, तो इनको राइट टू वोट मिलता है। क्या बात कर रहे हो सर हमने तो पढ़ा है प्रेफरेंस वालों को राइट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को राइट हम लोग दे रहे हैं। कौन से वो सारे रेजोल्यूशन बेटा जो डायरेक्टली इनके राइट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, जो डायरेक्टली इनके राइट्स को गचकू दे रहे हैं, उन लोगों को हम लोग ऐसे सारे रेजोल्यूशन के ऊपर प्रेफरेंस वाला कहता है कि मुझे वोट करना है करके। सिंपल सी बात है यार, मुझे वोट कराओ क्योंकि ये डायरेक्टली मेरे राइट्स के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे वोटिंग दीजिए। या दूसरा, अगर वाइंडिंग अप की बात चल रही है, समझना, अगर रेजोल्यूशन चल रहा है वाइंडिंग अप का और ऐसे केस के अंदर रीपेमेंट या वाइंडिंग अप का, तब ये लोग वोट कर सकते हैं। समझना क्या बोला मैंने, दूसरा वाइंडिंग अप के रेजोल्यूशन के केस में वोट कर सकते हैं। तीसरा, अगर रीपेमेंट या रिडक्शन ऑफ इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चल रहा है ना, तब भी ये लोग क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। क्योंकि सुनो, हमने क्या कहा था, कल चल के कंपनी डूबी तो सबसे पहले आपको पैसा दिया जाएगा, ये आप तो रिडक्शन कर रहे हो इक्विटी कैपिटल का। मतलब इन शॉर्ट हमारा जो रिस्क है उसको आप बढ़ा रहे हो, रिस्क एक्सपोजर को आप बढ़ा रहे हो, हमारे राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, हमें वोटिंग करना है। तो 3 केस के अंदर आप वोटिंग आप कर सकते हो अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो। समझना बात को, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्या, अगर ऐसी चीज जो आपको डायरेक्टली राइट को अफेक्ट कर रहा है, दूसरी वाली चीज अगर वाइंडिंग अप आप करवा रहे हो, तीसरी वाली चीज अगर रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो रहा है, तो भी हम लोग क्या कहेंगे कि आप लोग वोट कर सकते हो। क्या, हाँ सर, प्रोपोर्शनेट टू वोटिंग कैपिटल या प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी के अनुसार आप यहां पे कर सकते हो। सर प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट्स क्या होगा, दोनों के पेड अप, अगर 100 रुपए का इक्विटी शेयर है, 50 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, तो 150 टोटल वोटिंग का होगा और उसके प्रोपोर्शन में यहां पे वोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज, जब 2 साल तक आप डिविडेंड नहीं देते हो बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहेगा भैया अब तो मेरे
को वोटिंग करना है करके, बहुत हुआ, ठीक है। तो 2 साल तक क्या बोला, नॉट पेड फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, तो उनको राइट टू वोट आता है। वो सारे रेजोल्यूशन के ऊपर जो भी कंपनी के सामने रखे जाएंगे ना, तो वो वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे वोट कर सकते हैं। ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझ रहे हो? क्या बोलो 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 मुझे, क्या आप इस बात को सभी लोग अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से, क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही है। देखो, वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, हर एक रेजोल्यूशन पे कर सकते हैं। नॉर्मल इसमें इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप कैपिटल, डिफरेंशियल राइट है तो जो भी डिफाइंड है आर्टिकल्स में, इन प्रोपोर्शन टू पेड अप कैपिटल। अगर डिविडेंड 2 साल तक नहीं दिया, वाइंडिंग अप का केस या डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है इंटरेस्ट के ऊपर, तो हम लोग वोटिंग कर सकते हैं। एग्जेम्पशन दिया जा रहा है प्राइवेट कंपनी को, मतलब सेक्शन 47 जो अपन ने पढ़ा ना अभी, सेक्शन नंबर 47 वोटिंग राइट्स वाला, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा किसको बेटा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा किसको 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 किसको, प्राइवेट कंपनी को, जिनका एमओए या एओए ऑफ द प्राइवेट कंपनी अगर ऐसा कहता है कि भैया हमने वोटिंग नहीं दिया है, कुछ भी दिया तो कुछ भी हो जाए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग नहीं मिलना चाहिए, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। लेकिन एग्जेम्पशन तभी एप्लीकेबल होगा जब इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न सही से भरा है। अगर सही से नहीं भरा है तो वहां पे भी प्रेफरेंस वालों को क्या राइट मिलने वाले हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल राइट मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन नंबर 48 के ऊपर आएंगे। तो अपन ने सेक्शन नंबर 47 को समाप्त कर लिया। देखो सेक्शन नंबर 47 ने क्या कहा, सेक्शन नंबर 47 ने कहा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को हर एक रेजोल्यूशन के ऊपर अधिकार होता है। दूसरा, वो ऑन पोल उनका इन प्रोपोर्शनल टू द पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी होता है। प्रेफरेंस वाले 3 चीजों में कर सकते हैं, 2 साल तक डिविडेंड नहीं दिया, वाइंडिंग अप की बारी है, रीपेमेंट रिडक्शन हो रहा है या डायरेक्टली कोई चीज अफेक्ट हो रही है तब। उसके अलावा अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिविडेंड वाली केस हो गया, फिर अगर मैं बात करूं आपके साथ, फिर नेक्स्ट वाली चीज देखो, अच्छा यही तो पढ़ा। और एग्जेम्पशन प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल होगा, मतलब प्राइवेट कंपनी में हम बोल सकते हैं कि नहीं भैया कुछ भी हो जाए हम तो देने ही नहीं वाले वोटिंग राइट करके ऐसा। लेकिन वो कब, जब आपने प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न को फाइल किया है, केवल और केवल तब। उसके अलावा हम आपको बाकी मौका नहीं देने वाले हैं। वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट, अब हम लोग बात करेंगे कि क्या जो शेयर होल्डर्स के राइट है उसके अंदर क्या आप वेरिएशन वगैरह कर सकते हो क्या? तो देखो, वेरिएशन इन राइट, वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स विद कंसेंट। तो देखो, अगर आप उनके राइट्स को अफेक्ट कर रहे हो या आप उनके राइट्स के अंदर वेरिएशन कर रहे हो, तो आपने उनसे पूछना चाहिए ना यार, आप उनसे कंसेंट लोगे ना तभी आप ऐसे वेरिएशन कर सकते हैं ना। ऐसा मन में उठा और कभी भी आप वेरिएशन कर दिए तो ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, इतना भी गचको मत करो ना। देखिए चलो, मतलब क्या बोला जा रहा है कि यहां पे बोला जा रहा है कि वेयर द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स, अच्छा द राइट्स अटैच्ड टू द शेयर्स ऑफ एनी क्लास में बी वेराइड, मतलब हम लोग उसको वेरी कर सकते हैं, राइट्स को चेंज कर सकते हैं। कब? जब उनसे आपने कंसेंट लिया है, आपने परमिशन उनसे लिए, और वो भी कैसे, राइटिंग में लिए, और कितने लोगों से कम 3/4 ऑफ द इशूड शेयर्स। मतलब मैंने, मान लीजिए मैंने 1000 शेयर इशूड किया था, उसका 3/4 कितना होता है, 750, तो कम से कम 750 प्लस उससे ज्यादा शेयर्स वालों से मैं परमिशन लूंगा कि मैं तुम्हारे राइट्स को वेरिएशन करना चाहता हूं, करूं या नहीं करूं करके, या उसके अलावा मैं एसआर पास करके भी। देखो समझ लो बात को, समझ लो बात को, समझ लो बात को। देखो मेरा क्या कहना है, 3/4 ऑफ इशूड, जिन लोगों को इशू किया केवल और केवल वही 3/4 पे कर सकते हैं, लेकिन एसआर में पूरा गांव आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो शेयर जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास एट अ सेपरेट मीटिंग ऑफ होल्डर्स ऑफ इशूड ऑफ दैट क्लास ऑफ शेयर्स करके, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एमओए और एओए के अंदर इसके बारे में बात की जानी चाहिए कि आप वेरिएशन कर सकते हो। और दूसरा, अगर एब्सेंस होता है ऐसा प्रोविजन एमओए एओए के अंदर, तो आप इफ सच वेरिएशन, तो ऐसे केस के अंदर अगर एमओए एओए में नहीं दिया है तो मेरा ये नहीं कहना है, देखो एमओए और एओए में नहीं दिया ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप इशू कर रहे थे ना, तब आपने इशू करते वक्त, मतलब जब मैंने शेयर्स को इशू किया था तब मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि मैं कल चल के है ना इसमें वेरिएशन नहीं कर सकता करके। अगर आपने ये कंडीशन उसी समय डाल दी थी फिर आप नहीं कर पाओगे। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ इशू, क्या बोला मैंने, एट द टाइम ऑफ इशू, जब आपने इशू किए होंगे ना शेयर्स, तो उस समय आपने प्रोहिबिशन डाल के नहीं रखना चाहिए। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है। क्या आप इस बात को, क्या आप इस कंसेप्ट को सभी लोग बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं क्या? बोल दो मुझे हाँ सर, एकदम जोरदार तरीके से, एकदम भौकाले तरीके से समझ में आ रहा है करके, ठीक है। तो ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। अब देखो, इट इज प्रोवाइडेड दैट वेरिएशन, अब मुझे बताओ अगर एक क्लास का वेरिएशन अफेक्ट कर रहा है दूसरे क्लास के राइट्स को भी, दूसरे क्लास होल्डर्स के राइट को भी, तो ऐसे केस के अंदर क्या आपको लगता नहीं आपको दूसरे क्लास की भी परमिशन लेना होगा करके? बोलो ना।
हाँ सर, हमको जो दूसरा क्लास है ना, हमको उसकी भी परमिशन लेना होगा। ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है, ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है। अब मान लो यार एसआर अगर पास हो जाता है, अब ऐसे केस के अंदर कुछ ना कुछ तो यार ऑब्वियस सी बात है, रोतलू लोग तो रहने ही वाले हैं, हर जगह रोतलू लोग तो रहते ही है। तो ऐसे केस के अंदर जितने भी अगर ये रोतलू लोग हैं ना बेटा, तो ये रोतलू लोग हैं ना, इनके 10% या ज्यादा, क्या बोला मैंने, 10% या उससे ज्यादा अगर रोतलू लोग हैं तो वो 21 डेज 21 दिन का हम आपको समय देते हैं। जिस दिन एसआर पास हुआ था उससे 21 दिन के अंदर आप रोते रोते ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ, देखो हमारे साथ बुरा कर रहे, इतना बुरा कर रहे, राइट्स को वेरिएशन कर रहे, रोतला चेहरा लेके चले जाना ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ट्राइब्यूनल डिसीजन देता है। 21 दिनों के अंदर आपको ट्राइब्यूनल के पास जाना है। ट्राइब्यूनल जो डिसीजन देने वाला है ना, वो बेटा शेयर होल्डर्स के ऊपर बाइंडिंग होता है। मतलब जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स, जो भी उसका डिसीजन होगा वो कंपनी के ऊपर और शेयर होल्डर्स के ऊपर, दोनों के ऊपर वो क्या रहने वाला है, वो बाइंडिंग अप रहने वाला है। मतलब वो बाइंडिंग रहने वाला है, ऐसी वाली बात यहां पे बोली गई है। अब उसके बाद बोला जाता है जिस दिन ऑर्डर पास हुआ ना बेटा, तो ऑर्डर से कितने दिनों के अंदर, ऑर्डर से 30 दिनों के अंदर आप ट्राइब्यूनल को फाइल कर दोगे। क्या आप ये जो कॉपी ऑफ ट्राइब्यूनल है ना, ये आप आरओसी के ट्राइब्यूनल कॉपी को आप लेके चले जाना आरओसी के पास, आरओसी के पास, और कह देना उनसे कि देखो 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 ट्राइब्यूनल ने ये हमारे खिलाफ ऑर्डर दिया है करके, देखो इसे देखो करके। ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं? बोलो ना मुझे, क्या आप इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं? यस सर। अब हम लोग सेक्शन नंबर 49 से लेके 51 के बारे में चर्चा करेंगे। सेक्शन नंबर 49 से 51 क्या कह रहा है, कॉल्स इन एडवांस एंड इंसिडेंटल मैटर्स करके, ठीक है। कॉल्स के बारे में बात करेंगे, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स और इंसिडेंटल मैटर। तो सेक्शन नंबर 49 कहता है कि जब भी आप कॉल करते हो ना, कॉल करने का मतलब फोन लगाना नहीं होता है बेटा। जैसे देखो मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है, अब ये जो 100 रुपए का शेयर है ना, हमने इसको डिवाइड करके रखा है। आप सुबह हमको एप्लीकेशन में 30 रुपए देना, फिर अलॉटमेंट के वक्त 20 रुपए देना, 25 रुपए आप देना कॉल के वक्त, 25 रुपए देना आप दूसरे कॉल के वक्त, ऐसा हमने डिवाइड करके रखा है। तो इनका क्या कहना है कि आप जो कॉल है ना, आप सबसे इक्वल पैसा बुलाना। देखो मैंने लिख के रखा हूं, सबसे इक्वल पैसा बुलाना। ऐसा भेदभाव मत करना कि आप किसी को बोल रहे अरे तुम 20 रुपए दे दो, एक काम करो तुम 10 रुपए ही दे दो करके, उसके बाद अरे तुम तो पापा की परी हो, तुम तो 5 ही रुपए देना करके। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, सबके साथ इक्वल आपको रहना है, इक्वल बर्ताव करना, समझना बात को। दूसरी वाली चीज कॉल्स इन एडवांस, अगर सामने वाला व्यक्ति कॉल्स इन एडवांस दे रहा है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो अगर वो ऑथराइज्ड बाय एओए होता है तो, ऐसी वाली बात है। लेकिन उसके अंदर आप इंटरेस्ट दे सकते हो, डिविडेंड नहीं दे सकते और उसको वोटिंग राइट्स भी नहीं दे सकते। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सर डिविडेंड हम लोग दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, समझना। लेकिन सेक्शन 51 कहता है कि आप डिविडेंड दे सकते हो इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप ऑफ द शेयर, अगर ऑथराइज किया जाता है। किसके द्वारा ऑथराइज किया जाता है? आर्टिकल्स के द्वारा। तो ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है कि आप इस बात को वैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपका ऑथराइज्ड है एओए के द्वारा तो इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप आप यहां पे पैसा दे सकते हो। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा की जा रही है। अब मैं अगर बात करूं तो शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट, तो सेक्शन नंबर 52 के बारे में बात करेंगे, जो बात करता है आपके साथ शेयर्स इशूड फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम्स रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो इनका कहना है कि मान लो अगर 100 रुपए का फेस वैल्यू, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो तो आपको नजर आया कि अपने कंपनी की वर्थ तो 120 रुपए लायक है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे 20 रुपए का प्रीमियम इंट्रोड्यूस कर देते हो। आप सामने वाले को कहते हो देख तुझे अगर मेरे शेयर्स को खरीदना है ना तो तुझे प्रीमियम देना होगा। रिसेंटली पेटीएम का आईपीओ आया था बेटा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, एक और आया था ना वो आईपीओ, क्या नाम था यार वो, अरे वो भी लॉस मेकिंग है, नायका भी तो हुआ ही है। उसके अलावा एक और एलआईसी है ना। तो ये जो कंपनीज आई थी इन्होंने प्रीमियम पे पैसा रेस किया था। 10 रुपए 100 रुपए इनके फेस वैल्यू थे और धनाधन 2000 रुपए। पेटीएम ने तो अलग ही मचा दिया था और अब उसका भाव तो खैर। तो अब मैं अगर बात करूं आपके साथ तो ऐसे केस के अंदर क्या हुआ, तो ये जो प्रीमियम रिसीव्ड होता है ना ऑन द इशू ऑफ शेयर्स, उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये जो प्रीमियम आता है ना, आप इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालिए। मतलब आप अकाउंटिंग एंट्री कैसे करने वाले हो, यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री कैश अकाउंट डेबिट होने वाला है आपका कितने से, पूरा 120 रुपया से। उसके बाद 2 आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम करना 20 रुपए का, मतलब इसको अलग से आपने क्या करना है, इसको अलग से अकाउंट फॉर करना है और बाकी 100 रुपए को कैपिटल अकाउंट के अंदर जाने वाला है इवेंचुअली। अब मेरे को मत यहाँ पे ज्ञान बांटना कि बोले सर वो पहले एप्लीकेशन होता लायबिलिटी, मेरे को पता है, मैं सीए बन चुका, तुम सीए कर रहे, समझ रहे ना। तो ऐसे केस के अंदर वो इवेंचुअली तो कैपिटल में ही जाता है ना, ऐसी वाली बात है। और ये जो 20 रुपए ये कैपिटल में
में नहीं जाता, ये कहा जाता है शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाता है। अब ये जो शेयर प्रीमियम अकाउंट है ना, इसके अंदर इसके 5 यूजेस होते हैं। सभी लोग बोलेंगे इसके क्या होते हैं, इसके 5 यूजेस होते हैं। जैसे सबसे पहला इसका यूज होता है कि आप फुल्ली पेड अप बोनस शेयर दे दीजिए। क्या दे दीजिए, बोलो, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर दे दीजिए। दूसरा बोला जा रहा है अगर आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है ना, आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कमीशन या डिस्काउंट आप लोगों ने दिया है ना ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर या कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं तो आप एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रीमियम पेबल होता है ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के ऊपर तो उसको भी आप दे सकते हैं। या परचेस ऑफ ओन शेयर जिसे बायबैक बोला जाता है, सेक्शन नंबर 68 इसी चैप्टर के बाद में आने वाला है, तो ऐसे केस के अंदर उसके लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो। बोलो मेरे साथ क्या बोल रहा हूं मैं, मेरे आंखों में देखो यार, मैं जो आपको बता रहा हूं चीजें यहां पे देखते रहो, नजर से नजर मिलाओ दोस्तों। अब मैं अगर बात करूं तो देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ना, केवल और केवल 5 यूजेस के लिए आप यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम से जो पैसा मिला है, सबसे पहला बोनस के लिए फुल्ली पेड अप बोनस शेयर कभी भी देना होता है। दूसरी वाली बात प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। तीसरा अगर कोई एक्सपेंसेस या कमीशन या डिस्काउंट जो आपने अलाउ किया था शेयर्स या डिबेंचर्स के वक्त राइट ऑफ करते हो तो वो चीज को। उसके अलावा अगर प्रीमियम पेबल होता है रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर उसके अंदर, और परचेस ऑफ इट्स ओन शेयर, मैं खुद के शेयर खरीदना चाहता हूं, ऐसे केस के अंदर आप उसके लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। किसे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है। उसके बाद देखिए प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज आर परमिटेड टू अप्लाई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कुछ जो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनी होती है ना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है एज पर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो वो कंपनीज केवल और केवल 3 चीजों के लिए यूज कर सकती है, बोनस के लिए और रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस या कमीशन पेड या डिस्काउंट अलाउड एंड इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर या ओन सिक्योरिटीज, मतलब कि बायबैक के लिए। समझ रहे हैं आप बात को? तो केवल ये 3 चीजों के लिए वो यूज कर सकती है, मतलब बाकी 2 चीजों के लिए वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है। क्या आप इस बात को, क्या आप इस कंसेप्ट को सभी लोग बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं? बोलो मुझे सर मजा आ रहा है करके। सभी लोग बोलेंगे चैट कमेंट के अंदर लिख देना सर मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया, जबरदस्त रिवीजन चल रहा है करके, है ना। आपका कमेंट मेरे को मोटिवेट करेंगे, आप कमेंट नहीं करोगे मोटिवेट नहीं करेंगे यार, फिर वीडियोस धीरे धीरे हो जाते हैं ना। चलाओ, वैसे मैंने आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन डाल के रखो, आप अगर चेक करेंगे इसी चैनल के ऊपर तो एक प्लेलिस्ट बना के रख दिया मैंने रिविजन्स की, तो उसके अंदर जितने भी हमारे रिविजन्स के सेशंस हुए सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज मिलेगा, जनरल क्लॉजेज एक्ट मिलेंगे, फिर उसके अलावा कंपनीज एक्ट के मेजर पोर्शन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो चुका है, मुझे बस अभी जल्दी से आपको नेगोशिएबल का यहाँ पे चीजें दिलवा देना है, ठीक है। ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। चलिए अब हम लोग चलने वाले कौन सी चीज के ऊपर, सेक्शन नंबर 53 को अब हम लोग यहाँ पे सेक्शन नंबर 53 को हम लोग देखने वाले हैं। सेक्शन नंबर 53 आप लोगों के साथ बात करता है प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। ये बात करता है कि सेक्शन नंबर 53 कहता है कि आप चाहकर भी, आप चाहो या ना चाहो, आप शेयर्स को कभी भी आप डिस्काउंट के ऊपर क्या इशू कर सकते हो क्या? नहीं सर, आप डिस्काउंट के ऊपर शेयर्स को इशू नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने एक्सेप्शन दे के रखे जो कहता है कि अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकते हैं। सभी लोग बोलेंगे क्या, जब आप स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर आप इशू कर रहे हैं तो आप डिस्काउंट्स के ऊपर इशू कर सकते हो। और दूसरी वाली बात यहां पे बोली जा रही है, दूसरी वाली बात कौन सी है या दूसरी वाली चर्चा कौन सी है सर? दूसरी वाली बात यहां पे जो कही जा रही है वो ये है कि अगर कंपनी चाहे तो डिस्काउंट में इशू कर सकता है क्रेडिटर्स को शेयर। किसको बेटा? क्रेडिटर्स को शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकता है जिसका डेट आपको कन्वर्ट कराना है परस्यूएंट ऑफ एनी रेजोल्यूशन प्लान। मतलब कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी लिक्विडेट की कगार पर होती है तो वहां पे रेजोल्यूशन प्लान दिया जाता है कंपनी को रिवाइव करने का, और अगर उसके तहत आप अगर सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हो क्रेडिटर्स को और वो भी एट डिस्काउंट, तो ऐसे केस के अंदर क्या आप चीजें कर सकते हो? यस सर, डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के अनुसार वो सारी चीजें होना चाहिए। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है सर। उसके अलावा क्या बात किया जा रहा है? उसके बाद देखो, अगर आप यहां पे डिस्काउंट पे इशू करते हो ना बेटा सिक्योरिटीज को, तो आपको बैठते हैं फटके, मतलब आपको यहां पे आपसे लिए जाएंगे पैसे, या आपको क्या बोला जाएगा, आपको आपके ऊपर हम लोग पेनल्टी लगा देंगे। तो पेनल्टी कौन सी चीज का होता है? पेनल्टी होता है अमाउंट रेज थ्रू इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट या 5 लाख विच एवर इज लोअर, और अगर कंपनी लायबल रहेंगी पूरे पैसे को रिफंड करने के लिए, जिसके ऊपर उसको ब्याज देना होगा
12% प्रति एनम का। तो देखो मैंने क्या कहा, जो आपने अमाउंट को इशू किया वो, सभी लोग बोलेंगे क्या, जो आपने अमाउंट को इशू किया वो, या 5 लाख रुपए विच एवर इज लोअर, जो लोअर वाला पोर्शन है वो वाली चीज, और उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, आपने पैसे को रिफंड करना है सर। और रिफंड कितना करेंगे, 12% प्रति एनम के बेसिस पर आप लोग रिफंड कर लेंगे। ऐसी वाली चर्चा या ऐसी वाली बातचीत यहाँ पे की जा रही है। क्या आप इस बात को, क्या आप इस चीज को सभी लोग बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? बोलो 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 मुझे, हाँ सर हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से चीजों को समझ पा रहे हैं करके, ठीक है। चलिए अब मैं आपके साथ बात करूंगा सेक्शन नंबर 54 के रिगार्डिंग। और सेक्शन नंबर 54 कौन से चीज के रिगार्डिंग बात करता है? सेक्शन नंबर 54 आपसे चर्चा करता है यहाँ पे कौन सी चीज को लेके, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कौन सा? इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स को लेके यहाँ पे बातचीत कर रहा है। ये स्वेट इक्विटी शेयर्स आखिर होता क्या है, उस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो देखो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किया जाता है किसे सर? ये इशू किया जाता है एम्प्लॉयज को ऑफ अ कंपनी। तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज है उनको मोटिवेट करने के लिए उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिया जाता है। देखो कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना बेटा, वो पसीना बहाते हैं, इसलिए उनको इक्विटी शेयर दे रहे, इसलिए उसका नाम दिया जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। अब देखिए मीनिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है यहाँ पे, एज पर सेक्शन 288 स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब ऐसे इक्विटी शेयर्स जो डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज को इशू किए जाते हैं, और वो भी डिस्काउंट पे या कंसिडरेशन अदर देन कैश, ताकि वो हमें जो नो हाउ मतलब कोई इंफॉर्मेशन हमें दे रहे या हमारे लिए काम कर रहे या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को क्रिएट कर रहे, किसी भी नाम से अगर वो हमें मदद कर रहे हैं कंपनी को, तो ऐसे केस के अंदर हम उनको शेयर्स इशू कर रहे हैं, जिसका नाम दिया जाता है कौन सा? स्वेट इक्विटी शेयर्स का नाम यहाँ पे दिया जाता है। सर कौन सी कंडीशंस होती है स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करने की? सबसे पहला आपको एसआर पास करना होगा। क्या बोला? सबसे पहले एसआर पास करोगे। एसआर के अंदर आपको करंट मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स और कंसिडरेशन जितने के ऊपर आप इशू कर रहे हो उसके बारे में डिटेल्स देना होता है। तो देखो इक्विटी शेयर्स इशू करने के कंडीशन, सबसे पहला आपको एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। 12 महीने के अंतर्गत आपने स्वेट इक्विटी शेयर सामने वाले को दे देना है। एसआर के अंदर सीएमपी, नंबर ऑफ शेयर्स और कंसिडरेशन मतलब करंट मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स और कंसिडरेशन। उसके बाद बोला जा रहा है व्हाट इज द लिमिट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर? तो 15% ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल या 5 करोड़ विच एवर इज हायर। फिर से 15% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, 15% ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, ये एक लिमिट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आपका 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल से ज्यादा आप यहां पे स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं दे सकते, ऐसा आप ध्यान रखिएगा। और अगर स्टार्टअप है बेटा तो 50% तक वो लिमिट होती है। स्टार्टअप का 10 साल तक वो बोला नहीं जाता है क्या, पहले 10 साल तक प्राइवेट कंपनी को स्टार्टअप दिया जाता है, वो डीआई ऐसा कोई सब चीजें थी ना। और सर लॉक इन पीरियड कितने का होता है? 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो पूरे इंपॉर्टेंट चीजें अपन ने एक पेज के अंदर उतार के रख दिया। सर कंडीशन है एसआर पास करो। एसआर के अंदर सीएमपी, नंबर ऑफ शेयर, कंसिडरेशन 12 महीने तक आपका यहाँ पे आपने इशू कर देना चाहिए। लिमिट होती है 15% ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल या 5 करोड़ विच एवर इज हायर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल से ज्यादा आप स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं दे सकते। अगर वो स्टार्टअप है तो वो 25% की लिमिट 50% होने वाली है। और लॉकिंग कितने पीरियड का होगा? लॉकिंग सर 3 साल का लॉकिंग यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए इक्विटी शेयर जो आप इशू कर रहे हो, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो बेटा ये सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से होना चाहिए। सेबी एक रेगुलेटर है और लिस्टेड कंपनी के अनुसार फिर रेगुलेशंस, रेगुलेटर हमेशा रेगुलेशंस देने वाला है, तो ऐसे केस में वो रेगुलेशंस के तहत चीजें जानी चाहिए। अब एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉय में कौन कौन आता है? परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो भले इंडिया में काम करे या बाहर। डायरेक्टर फिर चाहे वो होल टाइम हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आवे के, है ना। उसके मुझे आप कमेंट करके बताना क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता है या नहीं आता है, और आता है तो क्यों आता है, और नहीं आता है तो क्यों नहीं आता, ये जरूर बताइएगा, ठीक है। आप बहुत लोग गचकू खाना वाले हो। सी वाली चीज कौन सी बोलेगी? ऐसी एम्प्लॉय या डायरेक्टर जो डिफाइन किया है क्लॉज ए और बी के अंतर्गत, जो क्लॉज ए और बी के अंदर है ना यहाँ पे कंपनीज, उसके वहां पे एम्प्लॉय या डायरेक्टर, और वो सब्सिडरी हो सकता है इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो या अपनी होल्डिंग कंपनी, तो इन सारे लोग यहाँ पे एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कोई भी एंटीसिपेटेड बेनिफिट्स, जो भी एंटीसिपेटेड बेनिफिट्स हम तक पहुंचे, कोई सामने वाला व्यक्ति, प्रोफेशनल व्यक्ति अपने को प्रोवाइड करवाए, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे आईपीआर बोला जाता है ना, ऐसे कोई आईपीआर राइट्स वगैरह को भी अगर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। सर वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जितने भी एसआर जो अथराइज कर रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स को, इट शैल बी वैलिड फॉर मेकिंग द अलॉटमेंट
अलॉटमेंट विद इन पीरियड ऑफ नॉट मोर देन कितना, नॉट मोर देन यहाँ पे 12 मंथ समझना फ्रॉम डेट ऑफ पासिंग एसआर। तो इनका कहना है कि जिस दिन जब से आपने एसआर को पास किया है 12 महीने के अंदर आप क्या करोगे, एसआर को कंप्लीट करोगे, ऐसी वाली बात बोली जा रही है। लिमिट मैंने आपको बता दिया 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, और 25% से ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसी वाली बात है। स्टार्टअप है तो देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यहाँ पे क्लासीफाई करती है प्राइवेट कंपनी को स्टार्टअप, तो वहां पे 50% की लिमिट आ जाती है। लॉक इन पीरियड कितना होता है, 3 साल का होता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स की प्राइजेस डिटरमाइन किसके द्वारा की जाएंगी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा। दूसरा बोला जा रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन, अगर नॉन कैश कंसिडरेशन अपने को मिल रहा है तो डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल असेट क्रिएट हो रहा है तो लफड़ाइज को नहीं, उसके हिसाब से आप डेप्रिसिएशन दोगे और वो डेप्रिसिएशन को आपको एक्सपेंस, और अगर मान लीजिए इंडेस वगैरह मतलब क्लॉज अगर एप्लीकेबल नहीं होता है तो एक्सपेंस कर दोगे आप उसको इन डेज के अनुसार, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा, ये फालतू पॉइंट्स है बिल्कुल। उसके बाद आपको डिस्क्लोजर देना है डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर, मेंटेन करोगे रजिस्टर को फॉर्म SH3 के अंदर, और जो स्वेट इक्विटी के यहाँ पे जो रैंक होती है ये परी पासु सिमिलर होती है विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर। ऐसा भेदभाव मत करना, बोले तुम लोग कम पैसा दे के आए तुम इसलिए हम तुमको क्या करेंगे, इसलिए हम तुमको यहाँ पे ऐसे केस के अंदर गड़बड़ करेंगे। आपने ऐसा नहीं कहना है, सबको सेम, क्या बोला मैंने, सबको बिल्कुल सेम समान आप ट्रीट करेंगे, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है। क्या आप इस बात को, क्या आप इस कंसेप्ट को सभी लोग बढ़िया तरीके से समझ रहे हो क्या? बोलो मुझे जल्दी से, आप क्या आप चीज को बढ़िया तरीके से चीजों को समझ रहे हैं क्या? यस सर। अब देखिए तो यहाँ पे अपना समाप्त होता है कौन सा, यहाँ पे अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने चीज समाप्त होती है जिसका नाम है स्वेट इक्विटी शेयर्स का कंसेप्ट। सेक्शन नंबर 54 के तहत यहाँ पे अपनी चीजें समाप्त हो रही है। क्या आप इस बात को, क्या आप इस चीज को सभी लोग समझते हुए चल रहे हो क्या? हाँ कह दो ना, हाँ चलिए आइए। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ प्रेफरेंस शेयर्स के इश्यू और रिडेम्पशन के बारे में बात करेंगे। सेक्शन नंबर 55 यहाँ पे आ रहा है जो बात कर रहा है इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर और उसके रिडेम्पशन के बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो देखिए इनका क्या कहना है, कंपनी केवल और केवल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकती है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी इशू नहीं कर सकती। रिडीमेबल का मतलब होता है ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो आज इशू किया है, मान लो हमने कहा है कि 20 साल के बाद रिडीमेबल है तो 20 साल के बाद कंपनी को पैसा देना होगा शेयर होल्डर को और उससे शेयर खरीद लेने होंगे, इसे रिडीमेबल का नाम दिया जाता है। अब इनका कहना है कंपनी कितने साल के अंदर, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर जिसके लिए कंपनी रिडीम कर सकती है, तो बोला जा रहा है कि पीरियड 20 ईयर से ज्यादा, 20 साल से ज्यादा प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल नहीं होने चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूं कि 20 से ऊपर, ऐसा नहीं बोल सकते कि 21 सालों के बाद हम लोग रिडीम करेंगे, यानी 20 साल तक आप रिडीम कर सकते हो, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। अब सर अगर हमको प्रेफरेंस शेयर इशू करना है तो आपको सबसे पहले एओए को, मतलब एओए के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए, फिर आपको एसआर पास करना होता है और आपका एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कौन से केस के अंदर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर, बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दैट या पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यू ऑन द प्रेफरेंस शेयर, तो आपका ऐसा कोई भी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो 3 कंडीशन क्या बोला, एओए पास होना चाहिए, एसआर होना चाहिए और तीसरी वाली बात कोई भी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कौन से केस में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, या अगर मैं बात करूं पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिगार्डिंग कोई भी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट आप लोगों का नहीं होना चाहिए, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। अब हमने तो वैसे पढ़ लिया सर कि 20 साल तक ही रिडीमेबल इशू कर सकते, लेकिन अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर आपकी कंपनी इन्वेस्ट करती है तो आप 30 साल तक भी क्या कर सकते हैं, 30 साल तक भी आप रिडीम, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करवा सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में आपको देखिए 20 साल तक तो कुछ नहीं, लेकिन 21st ईयर से लेकर 30th ईयर तक आपको हर साल 10% शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देना होगा कि भैया तू अगर रिडीम होना चाहता है तो रिडीम हो ले करके, तेरे को पैसा चाहिए तो रिडीम हो ले करके, तेरे को पैसा चाहिए तो रिडीम हो ले करके, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। अब मुझे बताइए प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली, मतलब कोई भी कंपनी आप केवल और केवल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ही आप रिडीमशन कर सकते हो, इसके अलावा और दूसरे इससे आप रिडीम नहीं कर सकते। फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर को हमेशा रिडीम करते हुए चलना है। जितना भी आप रिडीम करोगे, जब आप रिडीम करोगे आउट ऑफ प्रॉफिट से, कब से, आउट ऑफ प्रॉफिट से, तो जितना भी नॉमिनल वैल्यू होता है बेटा, जितना भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर होता है ना, उतना आपको सीआरआर अकाउंट में डालना होगा और सीआरआर अकाउंट को आप बोनस शेयर के लिए इशू करते हो, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा बोली जा रही है, ठीक है।
सर मुझे बताइए, अगर हमें प्रीमियम पे करना है तो ऐसे केस के अंदर कुछ कंपनीज को पहले से आप वादा करके रखते हो शेयर होल्डर्स को कि हम आपको प्रीमियम देंगे, तो प्रीमियम का ट्रीटमेंट आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करना होगा। जिन सारे कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर सेक्शन 133 एप्लीकेबल होता है, और जिनको नहीं होता बेटा, तो ऐसे केस के अंदर आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो बढ़िया तरीके से और उसको फिनिश ऑफ कर सकते हो। याद करना एसपीए के इसमें अपन ने बढ़ा था। उसके बाद इशू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इफ कंपनी अनेबल टू एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड, देखो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर ड्यू हो चुके हैं, मैं उसको रिडीम नहीं कर पा रहा हूं और उसके ऊपर का डिविडेंड दे नहीं पा रहा हूं, तो क्या मैं फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकता हूं क्या? तो देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर मैं यहां पे कंसेंट मांगता हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कंसेंट 3/4 इन वैल्यू, मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए का वैल्यू है, 10,000 शेयर है, 100 अगर मैं इंटू करूं तो 10 रुपए इंटू करूं तो यहाँ पे 1 लाख रुपए होगा, 1 लाख का 3/4 मतलब 75,000 रुपए। अब ये अगर शेयर होल्डर्स जिनके पास वैल्यू है 75,000 या उससे ज्यादा का, तो ऐसे केस में उनका कंसेंट और दूसरा ट्राइब्यूनल का कंसेंट, क्या बोला, उनका, और फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल के कंसेंट के बदौलत मैं क्या यहाँ पे जितना भी मेरे रिडिम्पशन, मतलब अगर मान लो मुझे 70,000 रुपए रिडीम करना था और 10,000 रुपए का डिविडेंड, तो क्या मैं 80,000 रुपए के न्यू प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकता हूँ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को? हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूँ, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। लेकिन आप सभी लोग जानते हो कुछ ना कुछ रोतलू लोग तो रहने ही वाले, तो रोतलू लोग को मैं ऑप्शन दे दूंगा कि भैया मैं तुमको कैश में पे कर देता हूँ करके, लेकिन बाकी लोगों को मैं क्या यहाँ पे दे सकता हूँ क्या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे सकता हूँ, ऐसी वाली बात है। सीआरआर को आप किसके लिए इशू करोगे? बोनस शेयर्स के लिए आप यहाँ पे इशू करते हुए चलते हो, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा हमारी चल रही है। काफी रफ्तार से हम लोग चीजों को देखते हुए चल रहे हैं। होप सो आपका ध्यान मेरे तरफ हो, गलती से 1 सेकंड इधर उधर हुआ तो बेटा रप्प से कंसेप्ट निकल जाएगा और आपको ध्यान नहीं आएंगी चीजें, ठीक है? बाकी बहुत ही सटीक तरीके से, क्रिस्प तरीके से पूरा मॉड्यूल भी कवर कर रहा हूं और हर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते हुए भी चल रहा हूं, और इसके लिए और क्या चाहिए आप बताइए मेरे को, है ना? तो ऐसी वाली बात यहाँ पे चल। सेक्शन नंबर 56 से लेके 59 की अब बात करेंगे, जो बात करता है आपके साथ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड द अलाइड प्रोविजन से रिगार्डिंग यहाँ पे चर्चा करता है। मतलब कि ये चर्चा कर रहा है सर कि ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, जब हम लोग किसी व्यक्ति को सिक्योरिटीज बेच रहे हैं तो ऐसे कि इसके अंदर सिक्योरिटीज ट्रांसफर होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर, और ये उसी चीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो मैं अगर बात करूँ आपके साथ, तो देखिए जो व्यक्ति सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर रहा है उसे ट्रांसफरर बोला जाता है, जिस व्यक्ति को सिक्योरिटीज ट्रांसफर की जा रही है उसे ट्रांसफरी बोला जाता है। फिर से, जो व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है सिक्योरिटीज उसे ट्रांसफरर बोला जाता है, और जिस व्यक्ति को ट्रांसफर की जाती है उसे ट्रांसफरी बोला जाता है। ऐसे केस के अंदर एक ट्रांसफर डीड आपको बनाना होता है, और ट्रांसफर डीड के अंदर यहाँ पे ट्रांसफरी की डिटेल्स बहुत सारी स्पेसिफाइड की जाती है। क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रांसफरी की डिटेल्स यहाँ पे बहुत सारी स्पेसिफाइड की जाती है, ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो सर हम लोग को ये ट्रांसफर डीड किसको देना होता है? हमको ये ट्रांसफर डीड देना होता है किसे, बताइए मुझे? सर यहाँ पे देना होता है 60 डेज के अंदर हमको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखो क्या, आइए देखिए, अकॉर्डिंग टू अ कंपनी शैल नॉट रजिस्टर द ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफरर ये ट्रांसफर डीड देगा कंपनी को, भैया रजिस्टर कर दे इसे ट्रांसफरी के नाम से पूरे डिटेल्स को, क्योंकि मैं शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा हूं दूसरे व्यक्ति को, ऐसी वाली बात है। इन इंटरेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी इन केस कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल अनलेस प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, जिसे ट्रांसफर डीड बोला जाता है, SH11 के अंदर बनता है। इसे आपको क्या करना होगा? प्रॉपरली स्टैंप, डेटेड और एग्जीक्यूट ऑन और द बिहाफ ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी करके आपको देना होगा, किसे, कंपनी को हैंडओवर करना होगा, ऐसी वाली बात है। जिसके अंदर पूरी डिटेल्स दी गई होती है, जैसे नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, किसका, ट्रांसफरी का दिया गया होता है सामने वाले व्यक्ति को, और ये कितने दिनों के अंदर आपको देना होता है? 60 डेज के अंदर आपको सबमिट करना होता है कंपनी को, ऐसी वाली बातचीत या ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है। भाई अगर मैं बात करूं वेयर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर अगर लॉस्ट या नॉट डिलीवर होता है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे वेयर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज बीन लॉस्ट और द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज नॉट बीन डिलीवर्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, कंपनी में रजिस्टर द ट्रांसफर ऑन सच टर्म्स एज इंडेमनिटी एज द बोर्ड में थिंक फिट। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर इंस्ट्रूमेंट लॉस या डिलीवर या मतलब डिलीवर नहीं होता या कंपनी घूम जाता है इंस्ट्रूमेंट, और आप हमसे दरख्वास्त कर रहे हो कि हमें फ्रेश इशू कीजिए या ट्रांसफर कीजिए, तो मैं आपसे इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवा के ले लेता हूं कि कल चल के अगर कोई व्यक्ति आया ना, तो मैं पक्के से बता रहा हूं मैं आपसे पैसा चार्ज कर लूंगा अगर मुझे नुकसान हुआ तो। गवर्नमेंट बॉन्ड के केस में आपको यहाँ पे आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है ट्रांसफर डीड, केवल और केवल जस्ट डिटेल्स
डिटेल्स दे दीजिए सामने वाले व्यक्ति की यानी कि ट्रांसफरी की, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट बॉन्ड भी दे दीजिएगा, हम आपको ट्रांसफर करा के दे देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अगर पार्टली पेड अप कोई शेयर्स होते हैं और पार्टली पेड अप शेयर्स को आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो कंपनी यहां पे क्या करती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगती है ट्रांसफरी से, और वो 2 वीक के अंदर आपने ऑब्टेन कर लेना है, या 2 वीक के अंदर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस आपने एनओसी दे देना है। ऐसे केस के अंदर हम ट्रांसफर तब करा देंगे, अदरवाइज यहां पे डीम ट्रांसफर मान लिया जाता है 2 वीक के अंदर अगर नहीं दिया तो। SH5 के अंदर ऐसी वाली बात बोली जा रही है। सर टाइम लिमिट या टाइम पीरियड क्या होता है सर्टिफिकेट्स को इशू करने का? अगर सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए तो 2 महीनों के अंतर्गत आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अगर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो रहे हैं तो 2 महीनों के अलॉटमेंट के अंदर आपको सर्टिफिकेट आता है। ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज के केस में जब आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हो तो 1 महीना आपको लगता है, और जब आप डिबेंचर्स को अलॉट कर रहे हो तो ऐसे केस के अंदर आपको 6 महीने का समय या 6 महीने का समय आपको लगने वाला है। ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। उसके अलावा देखो, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द डिजीज पर्सन बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो व्यक्ति बेटा समझ रहे बात को, जो व्यक्ति चले गया है तो ऐसे केस के अंदर जितने भी शेयर्स उसके पास है वो शेयर्स किसको ट्रांसफर हो जाते हैं, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है, ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है ना, एज इफ ही हैज बीन द होल्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट करके। ऐसी वाली बात एकदम आसान तरीके से बोली गई है। केसेस ऑफ ट्रांसमिशन कौन से होते हैं? डेथ होते हैं, इंसॉल्वेंसी होती है, लूनेंसी होती है, ऐसे अलग अलग प्रकार के केसेस ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। तो डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, इंसॉल्वेंसी के केस में ऑफिशियल रिसीवर को, और ल्यूनेंसी के केस में जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा, भैया वो व्यक्ति को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। सर अगर हमने कोई भी सेक्शन में डिफॉल्ट किया तो आपको पनिशमेंट बैठता है बेटा, और वो पनिशमेंट कितना होता है? कंपनी और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पेनल्टी बैठती है 50,000 रुपए की। किसकी? 50,000 रुपए की पेनल्टी बैठती है। ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। लाइबिलिटी ऑफ डिपॉजिटरी क्या होगा? अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से कोई भी गलती होती है या इंटेंशन विद डिफ्रॉड किसी कोई भी पर्सन करता है तो सेक्शन नंबर 447 के तहत उसकी बजाई जाती है। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा की जा रही है। सर फोर्स ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? फोर्स ट्रांसफर का मतलब होता है यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ए के पास कोई सिक्योरिटीज थे, उसने चुराए थे। किससे? उसने चुराए थे मान ली किसी और से, या ए से सिक्योरिटीज को चोरी से बी ने रख लिया और बी ने सी को ट्रांसफर कर दिया। अब ऐसे केस के अंदर कंपनी भी ट्रांसफर कर देती है शेयर सर्टिफिकेट को देख के और बाकी सारी चीजों को देख के, लेकिन ये फोर्स था, ये चोरी किया रे। तो ऐसे केस के अंदर चोरी का इफेक्ट क्या होता है? चोरी का इफेक्ट नलिटी होता है, मतलब दे आर नॉट बाइंडिंग। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। मतलब यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप फोर्स ट्रांसफर करवाते हैं ना, मैंने कंपनी इफेक्ट्स द ट्रांसफर ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो फोर्स सिग्नेचर या ट्रांसफरर के बेसिस पर की जा रही है, तो ऐसे केस के अंदर वो ट्रांसफर सही नहीं माना जाता है और कंपनी को वो ट्रांसफरी का नाम डिलीट करके रिस्टोर करना होता है ओरिजिनल ट्रांसफरर को। ऐसी वाली बात है। मतलब यहाँ पे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ओरिजिनल ओनर्स का नाम यहाँ पे दिया जाएगा। क्या? हाँ सर, ओरिजिनल ओनर्स का नाम यहाँ पे दिया जाने वाला है। ऐसी वाली बात यहाँ पे की गई है। सर लेकिन बायर को कुछ पता ही नहीं है फोर्स ट्रांसफर के बारे में, वो हम नहीं जानते। कंपनी इट कैन नॉट डिनाई द ओनरशिप टू द न्यू जेन्युइन बायर बट इट कैन नॉट डिनाई द ओनरशिप राइट्स टू द ओरिजिनल शेयर होल्डर्स बिकॉज ऑफ फोर्स ट्रांसफर इज वॉइड एब इनिशियो। तो ऐसे केस के अंदर कंपनी को चाहे कुछ करो या ना करो, आपको रिस्टोर तो करना ही होगा। लेकिन क्या जेन्युइन बायर को भी कंपनसेट करेंगे क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल कंपनसेट करेंगे और ट्रांसफर के पीछे लग जाओ भैया जिसने गलत किया है आपके साथ। तो मतलब कंपनी इधर से भी गई और इधर से भी गई, समझना। हम बोलेंगे कि भैया ओरिजिनल ओनर का नाम चढ़ाओ करके, और अगर कुछ नुकसान हुआ है तो आप नुकसान की भरपाई करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, आपको करना होगा, मतलब करना होगा। अब सर सेक्शन नंबर 57 बात करता है पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। अब कोई शेयर होल्डर जानबूझ के पर्सोनेट करता है, जैसे मेरे नाम के ऊपर शेयर है रिलायंस के, आप पर्सोनेट करते हो कि मैं ही चाहिए जी सर करके मेरे नाम से कर दो शेयर्स को या इस अकाउंट में ट्रांसफर करवा दो। अगर आप डिसाइडफुली जानबूझ के सामने वाले को ठगने के लिए अगर आप पर्सोनेट कर रहे हो तो ऐसे केस के अंदर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे ओनर ऑफ सिक्योरिटी, समझना, यहाँ पे ओनर ऑफ सिक्योरिटी या इंटरेस्ट ऑफ कंपनी या शेयर कूपन वारंट या अगर ये होता है तो ऐसे केस के अंदर हम आपको जेल करवा सकते हैं 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक, और आपको उसके साथ साथ फाइन भी लगवाएंगे। 1 लाख से लेके 5 लाख तक की हम लोग फाइन लगवा सकते हैं। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है। तो पर्सोनेट अगर आप करते हो एज अ ओनर ऑफ एनी सिक्योरिटी या एज अ ओनर ऑफ शेयर वारंट या कूपन, कि भले जो ओनरशिप आपका नहीं है लेकिन आप ऐसा दिखा रहे हो कि मैं ही ओनर हूं करके, तो ऐसे केस के अंदर आपको ये फाइन बैठ सकती है। दैट इज कौन सा? 1 ईयर से लेके 3 साल की जेल या 1 लाख से लेके 5 लाख तक की फाइन आपको लग सकती है। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं? यस सर।
हम नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर करके, ठीक है। तो देखो अगर कंपनी रिफ्यूज कर रही है कि मैं ट्रांसफर नहीं करूंगी, अब कंपनी दो प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है प्राइवेट, दूसरी हो सकती है पब्लिक, है ना। तो ट्रांसफर करना डिफिकल्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में यहाँ पे नोटिस आपको दे देना होगा रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर का। मतलब कंपनी नोटिस दे देंगी 30 दिन के अंदर रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर का भी, ये हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो जिस पर्सन को नोटिस दिया वो वहां से, जिससे आपको नोटिस मिला है वहां से 30 दिन के अंदर आप ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं, देखो ना ट्रांसफर नहीं करता करके, समझ रहे बात को। लेकिन मान लो नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं आया, मतलब आपको रिप्लाई नहीं मिला आपकी क्रश की तरह, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि नोटिस से 60 दिन के अंदर आप ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर दीजिए कि भैया प्लीज 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 देखो ना हमें क्या करना है, हमें ये सिक्योरिटीज को अपने नाम पे करना है। ये प्राइवेट कंपनी के बारे में बात किया, चार्ट बहुत ब्यूटीफुल है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो नोटिस आपको रिफ्यूज देना होगा, कंपनी रिफ्यूज करेंगी 30 दिन में, फिर जब से आपको रिफ्यूजल मिला है वहां से आप 60 दिन के अंदर, यहाँ पे 60 डेज है बेटा, 60 डेज के अंदर आप ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो। और अगर रिप्लाई नहीं आया तो जिस दिन आपने सामने वाले को एप्लीकेशन भेजा था वहां से 90 दिन तक, हम लोग क्या कहेंगे 90 दिन तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ट्राइब्यूनल को। सर ट्राइब्यूनल फिर उसके बाद ऑर्डर देता है, हो सकता है डायरेक्ट करे कंपनी को कि चल चल चुपचाप यहाँ पे ट्रांसफर को रजिस्टर कर, तो 10 दिन के अंदर आप रजिस्टर कर देना। और दूसरा आपको रेक्टिफिकेशन करने के लिए भी कह सकता है और बोल सकता है डैमेजेस को भी पे कर करके, अगर कुछ नुकसान हुआ है तो डैमेजेस को पे करने भी लगा सकता है। ऐसी वाली बात सेक्शन नंबर 58 के अंदर लिखी गई है। तो देखो नोटिस ऑफ रिफ्यूजल यहाँ पे भेजा जाता है, अगर प्राइवेट कंपनी है बेटा तो नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेजा जाता है ना, तो ऐसी वाली बात की जा रही है, ठीक है। और इंटीमेशन करेंगे 30 दिन के अंदर भेजा जाता है। सर सिक्योरिटीज अदर देन इंटरेस्ट अगर पब्लिक कंपनी में है तो ऐसे केस के अंदर हम लोग यहाँ पे भी अरेंजमेंट 2 और मोर पर्सन का एनफोर्सेबल होता है बाय द कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद बोला है अपील अगेंस्ट द रिफ्यूजल, हमें लगता है तो हम 30 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, अपील कर सकते हैं, ऐसी वाली बात है। और गवर्नमेंट सॉरी अगर यहाँ पे दूसरी कंपनी है मतलब पब्लिक कंपनी है तो 60 डेज हो सकता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, अपील टू ट्राइब्यूनल अगेंस्ट रिफ्यूजल बाय पब्लिक कंपनी विदाउट सफिशिएंट कॉज, तो ऐसे केस के अंदर इंटीमेशन यहाँ पे 60 डेज के अंदर, और नो इंटीमेशन रिसीव तो 90 दिनों के अंदर, 90 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, 90 डेज के अंदर आप सीधा ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर दोगे। और 60 डेज कौन से केस में होने वाला है, प्राइवेट कंपनी के केस में 60 डेज होने वाला है। अब ऑर्डर करेगा ट्रिब्यूनल, डायरेक्ट करेगा कंपनी को कि कंप्लाई करो 10 दिन के अंतर्गत, और दूसरा डायरेक्ट कर सकता है रेक्टिफिकेशन करो और पे करो डैमेजेस, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया ना बेटा तो जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रावीन करेगा उसको 1 ईयर से लेके 3 साल तक की जेल, और आपको फाइन भी ठोक देंगे यहाँ पे, कौन सा 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का आपको फाइन भी लगा दिया जा सकता है। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा की गई है। बेस्ट है यार चार्ट से कवर कर लो, जबरदस्त चार्ट बना के रखा है, इससे पूरी चीजें कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाली। फास्ट तो नहीं लग रहा है, फास्ट तो नहीं खो तो नहीं गए ना बेटा आप, है ना। चैप्टर इतना बड़ा है, स्पीड में करना ही पड़ेगा, नहीं तो बस 4-5 घंटे एक ही चैप्टर चलेगा हमारा, है ना। आइए उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसको रेक्टिफाई करने की बात कर रहे हैं, उसको ठीक है उसको सुधारने की हम लोग चर्चा यहाँ पे अभी कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग सेक्शन नंबर 59 को पूरा कवर करने वाले हैं, जहां पे ये पूरी डिटेल्स को हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स सेक्शन नंबर 59 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो यार क्या होता है कि जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करती है ना कंपनी, अगर मान लीजिए ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर अगर कोई चीज़ खराबी है, ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं है या इसके अंदर कुछ ना कुछ गलती हो रही है, तो उसके रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सुधारना चीज़ों को। तो उसके रेक्टिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है कि उसको कैसे रेक्टिफाई हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला देखो अपील बाय एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, वो इंसान जो इससे खुश नहीं है, वो व्यक्ति एग्रीव्ड पर्सन, दुखी आत्मा, हम लोग ऐसा कहते हैं ना दुखी आत्मा, तो वैसा उसे एग्रीव्ड पर्सन बोला जाता है। तो एग्रीव पर्सन जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, या जो रजिस्टर भूल गई है, रजिस्टर के अंदर मतलब नहीं आया या बाय डिफॉल्ट या अननेसेसरी एक्शन टेक्स प्लेस, तो ऐसे केस के अंदर कोई भी व्यक्ति जो सीज हो चुका है मेंबर बनने से, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जा सकता है किसके पास, वो व्यक्ति जा सकता है ट्राइब्यूनल के पास, या वो व्यक्ति खुद से या ट्राइब्यूनल खुद से भी डिसीजन ले सकती है क्या, बिल्कुल ले सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद वो जा सकता है कि देखो हमारे साथ क्या हुआ करके बुरा हुआ, मतलब वो अपील करता है ट्राइब्यूनल के पास कि देखो यार हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ करके। उसके बाद ट्राइब्यूनल यहाँ पे सारे मैटर्स को सुनता है और मैटर्स के बाद 3 प्रकार के डिसीजन ले सकता है। एक तो सबसे पहले आपके अपील को डिसमिस कर देंगे, बोले भगाओ यहाँ से, या फालतू बात लेके आ गए करके। दूसरा डायरेक्ट कर सकता है कि आप क्या करो, कंपनी को बोल सकता है इस चीज को ठीक करो, 10 दिन का हम आपको समय दे रहे हैं, ये
पूरे पूरे चीज को ठीक कर लेना। और तीसरा डायरेक्ट कर सकता है रेक्टिफिकेशन के साथ साथ डैमेजेस को भी पे करो करके, ऐसा डायरेक्शन भी दिया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दिया जा सकता है, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। अब हम लोग बात करेंगे अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। अब सर ये अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल को अल्टर करना, कैपिटल को चेंज करना। अब देखो अल्टरेशन के अंदर यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं आपके साथ तो सेक्शन नंबर 61 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 61 कह रहा है कि अगर एओए आपको अप्रूवल देता है और एमओए के अंदर अगर आप चेंजेस करते हो तो आप बिल्कुल बिल्कुल अल्टर कर सकते हो कैपिटल को, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एओए ने अथराइजेशन देना चाहिए और एमओए को आपको अल्टर करना होगा, तब जाके आप क्या कर पाओगे? अल्टर कर पाएंगे शेयर कैपिटल को। सर अल्टरेशन में क्या क्या आता है? हम लोग अथराइज कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं, हम लोग कंसोलिडेट, जैसे 10 रुपए का 1000 शेयर है तो 10,000 हुए डिवाइडेड बाय 100 रुपए का एक शेयर, मतलब अब 100 शेयर में, इसे कंसोलिडेशन बोला जाता है कि कंसोलिडेट करो और डिवाइड कर डालो शेयर को। फिर उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे कन्वर्ट करो ऑल फुल्ली पेड अप शेयर इनटू स्टॉक, मतलब 10 शेयर को मिलके एक स्टॉक बना मान लीजिए, तो वैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो या रिकन्वर्ट कर सकते हो, या उसके अलावा सब डिवाइड कर सकते हो बेटा शेयर्स को स्मॉलर अमाउंट के अंतर्गत, या आप कैंसिल भी कर सकते हो शेयर्स को, जो अभी तक किसी ने शेयर्स को लिए नहीं है आप उसको कैंसिल कर सकते हो बाय पासिंग रेजोल्यूशन, ऐसी वाली बात है। तो मैंने क्या क्या बात किया बताइए। हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं अथराइज शेयर कैपिटल को, कंसोलिडेट और डिवाइड कर सकते हैं, तीसरी वाली बात कन्वर्ट कर सकते हैं फुल्ली पेड अप स्टॉक में और उसको रिकन्वर्ट कर सकते हैं, सब डिवाइड भी कर सकते हैं इनटू स्मॉलर अमाउंट और कैंसिल कर सकते हैं शेयर्स को, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। ये कैंसिलेशन जब भी आता है ना तो सेक्शन नंबर 66 एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसी वाली बात, यानी कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। अब देखो फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल राइट इशू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 62 आपके साथ बात करता है। आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे राइट इशू के रिगार्डिंग, बात करेंगे राइट इशू के बारे में चर्चा करेंगे। अब राइट इशू का मतलब क्या होता है? राइट इशू का मतलब होता है हम लोग प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर, इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं, उसे राइट इशू कहा जाता है। ये नोटिस कम से कम 3 डेज प्रायर, जब आप राइट इशू करना चाहते हैं कम से कम 3 दिन पहले आपके नोटिस पहुंच जाना चाहिए लोगों के पास। उन्हें आपको समय देना है 15 दिन से ज्यादा, मतलब 15 दिन से कम का समय आप दे नहीं सकते और 30 दिन से ज्यादा का समय मत देना। तो 15 से 30 दिन की रेंज यहां पे रहने वाली है, ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। सर अगर 90% लोगों का कंसेंट मिल जाए तो प्राइवेट कंपनी में आप 15 दिन से कम का समय भी दे सकते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने मान लीजिए 30 दिन के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया तो इसे डीम्ड डिक्लाइन की तरह ट्रीट किया जाता है। ये इसके इंपॉर्टेंट पूरी चीजें होती है। फिर से रिपीट करूंगा मैं आपके साथ, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स के अंदर 3 प्रकार की चीजें होने वाली है। राइट इशू हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं, राइट किया जाता है इन द प्रोपोर्शन टू द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। नोटिस आपको कम से कम 3 दिन पहले देना होता है लोगों को, जो मेंबर्स है उनको। आपको कितना दिन का समय देना होता है राइट को एक्सरसाइज करने के लिए? कम से कम 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन। 90% लोगों का आपको कंसेंट देना होगा प्राइवेट कंपनी के केस में। अगर आप 15 दिन से कम की चीजें यहाँ पे करना चाहते हो, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो डीम्ड डिक्लाइन मान लेना। क्या बोल रहा है यहाँ पे? डीम्ड डिक्लाइन मान लेना करके ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है, या ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है। सबसे पहला देखो क्या कहा रहा है, सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है ऑफर ऑफ इशू, ऑफरिंग ऑफ इशू ऑफ फर्दर शेयर्स करके, मतलब क्या मैं शेयर्स को, क्या मैं फर्दर शेयर्स को ऑफर कर सकता हूं क्या, उसके बारे में। अब देखो वेयर एट एनी टाइम, किसी भी समय अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि मैंने सब्सक्राइब कैपिटल को इंक्रीज करना चाहिए तो वो शेयर्स को फर्दर इशू कर सकता है। क्या कर सकता है? वो शेयर्स को फर्दर इशू कर सकता है। अब शेयर्स का फर्दर इशू कैसे हो सकता है? देखिए यहां पे टू द पर्सन हु एट द डेट ऑफ ऑफर होल्डिंग इक्विटी शेयर, तो जो व्यक्ति अभी इस समय इक्विटी शेयर को होल्ड कर रहा है, मैं उन्हें ऑफर दूंगा कि अगर आप चाहो तो और सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हो। इसके लिए मुझे समय देना होगा 15 दिन से लेके कितने का बताइए मुझे? 15 दिन से लेके 30 दिन तक का समय यहां पे देना होता है। लेकिन अगर मैं चाहूं 90% लोगों का अप्रूवल मिला तो प्राइवेट कंपनी में 15 दिन से कम का समय के अंदर कर भी बात बन सकती है। देखो यार, मैं अगर बात करूं इसके अंदर डीम्ड माना जाता है कि हमें राइट टू रिनाउंस होता है। मतलब क्या कि अगर कंपनी मुझे राइट दे रही है तो मैं वो राइट किसी और व्यक्ति को दे सकता हूं, मैं वो राइट को किसी और व्यक्ति को बेच सकता हूं, इसे रिनाउंसिंग बोला जाता है। लेकिन अगर एओए मना करता है तो आप राइट्स को रिनाउंस नहीं कर सकते, ऐसी वाली बात है। ठीक है सर, उसके बाद मुझे बताइए, अब देखो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम, मतलब हमने 30 दिन का समय दिया था, अब एक्सपायर हो गए यहाँ पे राइट, तो ऐसे केस के अंदर कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगी या कंपनी ऐसे डिस्पोज नहीं करेंगे बेटा शेयर्स को विच इज नॉट एडवांटेजेस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी।
कंपनी, मतलब कहा जा रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए पहले आप 100 रुपए का शेयर है बेटा, आप 90 रुपए में राइट दे रहे थे, अब आप बोलते मार्केट में मैं 88 रुपीज में बेचूंगा करके। आप ऐसा नहीं कर सकते यार, ये तो खराब हो जाएगा ना वो लोगों के साथ, राइट वालों, मतलब राइट वालों को आप 90 में बेच रहे हो और मार्केट में आप 88 में बेच रहे हैं, ये क्या बात होगी? आप ऐसा नहीं कर सकते कंपनी, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। अब आपको इसके लिए क्या, द एम्प्लॉइज अंडर द स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब हम लोग सेकंड वाली चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ईसॉप के रिगार्डिंग। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एसआर पास करना होता है, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो बात ओआर से ही चल जाती है। अगर ये इशू किया जा रहा है फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट लगेंगी रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा, जो आपको एक प्राइस बताता है कि भैया ये प्राइस के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये प्राइस के ऊपर हम लोग इशू करने वाले हैं। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है। सर ये एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया गया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, जो भली इंडिया के अंदर काम कर रहा हो, आउटसाइड इंडिया काम कर रहा हो। दूसरा, अगर कोई डायरेक्टर है बेटा कंपनी का, चाहे फिर वो होल टाइम डायरेक्टर हो, लेकिन आपको एक्सक्लूड करना होगा किसे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपको एक्सक्लूड करना होगा। फिर से देखिए बी वाला पॉइंट क्या कह रहा है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर होल टाइम डायरेक्टर हो या ना हो, लेकिन क्या वो एक्सक्लूड कर सकते हैं, मतलब यहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपको कंसीडर नहीं करना है एम्प्लॉय के केस में। और बोला जा रहा है जो एम्प्लॉय डिफाइंड है क्लॉज ए और बी के अंदर ऑफ सब्सिडरी इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया या ऑफ अ होल्डिंग कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड कौन सा, बताइए किसको? पर्सन जो प्रमोटर है बेटा, या बिलोंग करता है प्रमोटर ग्रुप से, या कोई ऐसा डायरेक्टर समझना हु, वो खुद से या अपने रिलेटिव के थ्रू बेटा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 10% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी में अगर वो होल्ड करके रखता है, तो ऐसे केस के अंदर आपने ये दोनों लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना है। इस चीज का आप ध्यान रखना। क्या बोला? मैं दोनों लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना। लेकिन अगर स्टार्टअप है बेटा, समझना बात को, लेकिन अगर स्टार्टअप है तो पहले ये 10 साल तक पहले कोई भी एक कंडीशन नहीं लगेंगी, मतलब ये दोनों लोगों को भी आप इन्वॉल्व कर लेना, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। मतलब ये दोनों लोगों को भी क्या हम लोग यहाँ पे दे पाएंगे क्या चीजें? हाँ सर बिल्कुल हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं, बिल्कुल मतलब ये दोनों चीजें, मतलब बोला जा रहा है कि ये जो दो कंडीशन है ना, आप इनको एम्प्लॉयज ट्रीट कर लेना स्टार्टअप कंपनी के केस में पहले 10 साल के लिए, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जाइए। एसआर आपको पास करना होगा। यहाँ पे कंपनी फ्रीडम में होती है बेटा एक्सरसाइज प्राइस को डिटरमाइन करने में। मिनिमम पीरियड जो होता है ग्रांट ऑप्शन को ग्रांट करने का, वो 1 साल का होता है। एंड अगर वेस्टिंग ऑप्शन की बात करूं मैं आपके साथ, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर दो कंपनीज का, मुझे कंपनी ए की तरफ से ऑप्शन था 3 साल के अंदर वेस्ट होने वाले थे, 1 साल हो चुका है, 1 साल के बाद कंपनी मर्ज हो जा रही है कंपनी सी के साथ। तो ऐसे केस के अंदर मुझे आप एक बात बताइए, मुझे नए कंपनी के अंदर कितना सर्व करना होगा? 2 साल ही मुझे सर्व करना होगा। मतलब मर्जर के केस में जितना टाइम बचा हुआ होता है उतना टाइम अगर मैं सर्व कर दूं तो मैं ऑप्शन के लिए एलिजिबल हो जाता हूं। सर यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, लॉक इन पीरियड होता है 3 साल वगैरह का, जनरली लॉक इन पीरियड यहाँ पे देखा जाता है। अगेन राइट होता है यहाँ पे डू नॉट हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड, मतलब यहाँ पे क्या डिविडेंड वगैरह मिलते हैं क्या? जब एक्सरसाइज में नहीं, लेकिन एक बार अलॉट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो आप शेयर होल्डर्स के तरीके से परिपासु ट्रीट किए जाते हो। भाई अगर मैं बात करूं आपके साथ, मान लीजिए हमने ईसॉप दिया, अब किसी व्यक्ति की एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो वो चीज इमीडिएटली वेस्ट हो जाती है बेटा उसके लीगल हेयर्स के अंदर। दूसरा, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय यहाँ पे है ना परमानेंट इनकैपेसिटी में चले आता है, इमीडिएटली वेस्ट हो जाता है जो भी मतलब उसका लीगल हेयर है या जो भी उसका पर्सन है वो। लेकिन अगर मुझे बताइए अगर रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन हो जाता है एम्प्लॉयमेंट का, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो वेस्ट हुए ना, ये पूरे के पूरे ऑप्शंस एक्सपायर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सभी लोग बोलो? ये पूरे के पूरे ऑप्शंस एक्सपायर हो जाते हैं। इस बात का सभी लोग ध्यान रखिएगा। सर क्या सारे ऑप्शंस क्या? हाँ सारे के सारे ऑप्शंस एक्सपायर हो जाते हैं, इस बात का सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। शेयर होल्डर्स को कम से कम 3 डेज बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू आपने भेजना चाहिए। यहाँ पे एसआर पास होगा, बाकी जगह ओआर पास होगा, जैसे कि अपन ने देखा था प्राइवेट कंपनी में। अब यहाँ पे बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर या लोन इनटू शेयर्स। मैंने यहाँ पे बना के रखा हूँ चार्ट। मान लीजिए जैसे देखो, अगर हम लोग कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो हमको आज ही एसआर पास करना होता है। 5 साल के बाद अगर वो कन्वर्ट करना है तो हम लोग आज ही एसआर पास करते हैं। ऐसी वाली चीज जनरली होती है, ठीक है, जनरली ऐसी वाली चीज होती है। लेकिन ये वाला केस कौन सा है? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया है बेटा किसे? कंपनी को। समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया है बेटा किसे? कंपनी को। इस चीज का ध्यान रखना। और वो कंपनी को क्या कहती है कि पब्लिक इंटरेस्ट के या पब्लिक इंटरेस्ट में
हम चाहते हैं कि इस लोन को आप कन्वर्ट कर दो शेयर में, इस लोन को या डिबेंचर को आप कन्वर्ट कर दो शेयर्स में पब्लिक इंटरेस्ट केस में, तो ऐसे केस के अंदर वो कन्वर्ट करने के लिए बोल रही है। तो अब कंपनी के ऊपर है, अगर कंपनी हंसते हंसते कन्वर्ट करना चाहती है तो कर ले, नहीं तो कंपनी अपील कर सकती है, ट्राइब्यूनल के पास जा सकती है, और कितने दिन के अंदर, 60 दिनों के अंदर ट्राइब्यूनल के पास जा सकती है अगर उसे दिक्कत लाग रही है तो, है ना। कौन से टर्म्स पे किया जाएगा, तो फाइनेंशियल पोजीशन टर्म्स जो भी लोन्स के थे और उसके अलावा इंटरेस्ट, उसके ऊपर पूरा किया जाता है। अथराइज कैपिटल को क्या इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, जिस अमाउंट से ये कन्वर्ट हो रहा है उतना, और एमओए को भी हमें अल्टर करना होगा। अथराइज कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एमओए का क्लॉज इंक्रीज हो ही रहा है। देखो क्या बोला जा रहा है, गवर्नमेंट को आपने लोन दिया और वो कंसीडर करती है कि जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर लोन्स को कन्वर्ट करना, तो ऐसे टर्म्स के ऊपर वो जा सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जा सकती है। 3 चीजों के ऊपर बेस्ड होगा बेटा, सर्कमस्टांसेस के ऊपर, टर्म्स ऑफ द इशू के ऊपर, ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। अब उसके बाद अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो बोल के रखा है, काम करो आप 60 दिन के अंदर चले जाओ बेटा किसके पास? ट्राइब्यूनल के पास, और ट्राइब्यूनल जो ऑर्डर देगा बस वो ऑर्डर आपका फाइनल रहने वाला है। उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन बाय कंपनी, तो हम लोग कौन सी चीज को, फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे, टर्म्स ऑफ इशू को देखेंगे, और इंटरेस्ट पेबल को हम लोग देखते हुए चलते हैं। और उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर ये जो इफ द रिक्वायर्ड एमओए नीड्स टू बी अल्टर्ड, तो हम लोग क्या कर देंगे, अकोमोडेट शेयर कैपिटल करने के लिए अगर हमको लग रहा है कि हमें एमओए को बदलने की जरूरत है तो सर एमओए को अल्टर कर दिया जाएगा। अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आपको करना होगा उतने वैल्यू से जितने वैल्यू को आप कन्वर्ट कर रहे हो, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है। क्या आप इस बात को, क्या आप इस चीज को सभी लोग समझ गए? क्या बोलिए मुझे, बोलिए जल्दी से मुझे, क्या सभी के सभी लोग समझते हुए चल रहे हैं क्या इस बात को? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही है, एकदम औसम तरीके से पूरी चीज। सेक्शन नंबर 63 इशू ऑफ बोनस शेयर्स के रिगार्डिंग हम लोग चीजें पढ़ेंगे। बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है, जो समझिए बात को, बोनस शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स जो फुल्ली पेड अप शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। सर किसमें से किए जाते हैं, तो 3 चीजों से किए जाते हैं सर। फ्री रिजर्व से होगा, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से होगा, और तीसरा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स यानी कि सीआरआर से होता है। क्या ये रिवैल्यूएशन रिजर्व से होता है क्या, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व किया जाता है बाय, मतलब रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स के रिगार्डिंग जो क्रिएट होता है रिजर्व, उससे नहीं होता है सर। उसके बाद देखो, अगर आपको बोनस शेयर देना है तो आपको एओए की अथराइजेशन लगती है। दूसरा, शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं ओआर के अंदर, रिकमेंडेशन बोर्ड करता है, शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करेंगे ओआर के अंदर। आपने डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट या डेट सिक्योरिटीज। आपने डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। कौन सा? स्टैट्यूटरी ड्यूज जो रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज होता है, जैसे पीएफ, ग्रेचुइटी, बोनस। इसके अलावा पार्टली पेड अप शेयर्स अगर आउटस्टैंडिंग है डेट ऑफ अलॉटमेंट में, तो आपको उसको फुल्ली पेड अप करवाना होगा, और ये रूल 14 को कंप्लाई करना चाहिए। रूल 14 मतलब एक बार आपने सो कह दिया मतलब तीर, एक बार समझिए बात को, कमान से निकल गए, तो उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते हैं ये तो 1 अप्रैल को अप्रैल फुल बनाया करके, आप ऐसा नहीं कह सकते। पहले बता रहा हूं, बोनस दे दिया तो दे दिया, खत्म हो गई बात। यहां पे ऐसी वाली बात चर्चा की जा रही है। अब देखो, नोटिस टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार टू अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। मुझे एक बात बताइए, हमें यहाँ पे अल्टरेशन, अगर हमें कैपिटल को अल्टर करना है ना, तो हमें नोटिस देना होता है किसे? समझिए सभी लोग बात को, SS7 के अंदर 30 दिनों के अंदर हमें नोटिस देना होता है। किसको? सब लोग बोलेंगे सर रजिस्ट्रार को नोटिस देना होता है। जो भी आप अल्टर कर रहे हो शेयर कैपिटल को, या अगर ऑर्डर गवर्नमेंट का, या अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर नोटिस आपको रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंतर्गत देना होता है। अगर आप डिफॉल्ट करते हो इसके अंदर, तो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पेनल्टी कितनी लगती है बेटा? देख लो, 500 रुपए प्रतिदिन, और कब तक? 5 लाख तक जाती है, और 1 लाख तक जाती है ऑफिसर के केस में, 5 लाख तक जाती है कंपनी के केस में। ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। अब सेक्शन नंबर 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। मुझे एक बात बताइए, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल दो प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला क्या बोला, अगर पैसा ही नहीं मिला तो एक्सटिंग्विश कर दिया लायबिलिटी ऑफ एनी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर नॉट पेड अप। जैसे यहां पे दिया है कि 10 रुपए का शेयर है, 7 पेड अप है, तो 3 रुपए आपने क्या कर दिए? एक्सटिंग्विश कर दिया है ना। ऐसा वाला इस एग्जांपल में लिखा हुआ है बेटा। तो ये क्या हुआ, जब हमको पैसा ही नहीं मिला तो हमने वो नई जो पैसा, जो अनपेड अमाउंट वाला है ना, हमने उसको एक्सटिंग्विश कर दिया। या दूसरा क्या बोला गया, देखो यहां पे, मान लीजिए अगर हमारे जो अनअवेलेबल असेट है, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 रुपए का शेयर कैपिटल था, उसके अगेंस्ट 100 रुपए के असेट होने चाहिए, लेकिन हमारे पास 80 रुपए के ही असेट दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल को रिड्यूस कर डालते हैं 20 से, क्योंकि उसके अगेंस्ट
अनअवेलेबल असेट है। और दूसरी वाली चीज उसके अंदर हम लोग कैंसिल ऑफ कर डालते हैं एक्सेस ऑफ द वांट्स। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10 रुपए मंगवा लिया था, हमको 4 रुपए बहुत ज्यादा लग रहा है कि यार 4 रुपए फालतू बेफिजूल के पैसे पड़े हुए, एक काम करें चलो वापस कर डालते, कैपिटल को रिड्यूस कर डालते। तो ऐसी वाली भी चीज हो सकती है, जब ज्यादा पैसा बुला लिया और आपको वापस करने की गरज पड़ रही है, तब के बारे में यहां पे बातचीत की जा रही है। अगर आप रिडक्शन करना चाहते हैं शेयर कैपिटल का, तो आपको एसआर पास करना होगा, एमओए को अल्टर करना होगा, ट्राइब्यूनल को अप्लाई करना होगा। फिर से कहूंगा मैं आपके साथ, आपको क्या करना होगा, समझिए बात को, एसआर पास करो, अल्टर करो, एमओए और ट्राइब्यूनल के पास जाना होगा। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रिडक्शन आप नहीं कर पाओगे अगर आप पेमेंट मतलब अगर आप अरियर करते हो। कौन से केस में, कोई भी डिपॉजिट वाले केस में, डिपॉजिट या उसके इंटरेस्ट के ऊपर, डिपॉजिट या उसके इंटरेस्ट के ऊपर अगर आपने गचकू दिया है, गचकू मतलब बिट्रे किया है उन लोगों को, तो ऐसे केस के अंदर इस बात का ध्यान रखिएगा, हम आपको यहां पे क्या नहीं करने देंगे, रिडक्शन नहीं करने देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। सर यहां पे ट्राइब्यूनल नोटिस इशू करता है किसे, सीजी को, आरओसी को, सेबी को और क्रेडिटर को नोटिस इशू करता है जब उसके पास आप जाते हो कि हमें रिडक्शन ऑफ कैपिटल करना है। अब उनके पास 3 महीने का समय होता है, वो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कहेंगे कि इनके तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एक काम करो कर डालो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कर डालो करके। सर ऑर्डर कर सकता है ट्रिब्यूनल, क्या ऑर्डर कर सकता है, देखिए ट्रिब्यूनल कह सकता है यहां पे कि जो क्रेडिटर का जो पेमेंट है ना, एक तो उसे डिस्चार्ज कर दो या उसको सिक्योर करवा दो, एक तो डिस्चार्ज कर दो या सिक्योर करवा दो और सामने वाले से कंसेंट बुलवा लो, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। यस सर, ओके परफेक्ट है सर। उसके बाद देखिए अगर सेक्शन नंबर 133 इन्वॉल्व हो रहा है यहां पे, तो ऐसे केस के अंदर रिडक्शन है ना, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर एएस होनी चाहिए, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है 133 के हिसाब से। फिर पब्लिकेशन ऑफ ऑर्डर, अगर आपको यहाँ पे जो भी ऑर्डर होगा ना, ये कंफर्मेशन कौन करेगा बेटा, ट्राइब्यूनल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे जो आपको कॉपी मिली ट्राइब्यूनल से, ये आप किसे दोगे, रजिस्ट्रार को सबमिट करोगे और उसके साथ साथ जिस मिनट के अंदर ये अप्रूव किया गया था वो भी आप भेजोगे। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल भेजना, नंबर ऑफ शेयर्स भेजना, अमाउंट ऑफ ईच शेयर भेजना और उसके बाद अमाउंट इफ एनी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डीम्ड पेड अप करके उसको भी भेज देना। एग्जेम्पशन टू बायबैक, बायबैक के लिए ये सारी चीजें नहीं लगने वाली, हम तो जानते हैं। लाइबिलिटी क्या मेंबर्स की आने वाली है क्या, नहीं सर, मेंबर की कोई लाइबिलिटी नहीं आने वाली है पास्ट या प्रेजेंट की, टू कॉल एनी कॉन्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इफ एनी बिटवीन द अमाउंट पेड ऑन द शेयर एंड रिड्यूस्ड अमाउंट। मतलब क्या बोला जा रहा है, देखो 10 रुपए का शेयर है, हमने रिड्यूस कर दिया 8 रुपए पे, तो ऐसे केस के अंदर अगर मुझे एक बात बताइए, अगर अभी तक 6 रुपए पेड अप है तो क्या मैं 2 रुपए बुला सकता हूं क्या, हाँ सर मैं 2 रुपए बुला सकता हूं। मतलब रिड्यूस्ड अमाउंट और अमाउंट पेड अप के बीच में जो गैप है ना, उस गैप वाले अमाउंट को क्या मैं बुला सकता हूं, हाँ सर मैं बिल्कुल बिल्कुल बुला सकता हूं, ऐसी वाली बात है। जहां पे बेटा क्रेडिटर इज एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट बट वाज नॉट इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब क्या कि क्रेडिटर्स वैसे ऑब्जेक्ट कर सकता था लेकिन उसका ध्यान नहीं रहा, या जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स आपने बनाए थे ना बेटा, वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स के ऊपर उसका नाम नहीं था। तो ऐसे केस के अंदर उस समय जितने भी लोग मेंबर्स थे, क्या मैं उन मेंबर्स लोगों से पैसा बुला सकता हूं इस क्रेडिटर को पे ऑफ करने के लिए, हाँ सर बुला सकता हूं, ऐसी वाली बात यहां पे बोली गई है। सर मुझे एक बात बताइए, अगर कोई भी ऑफिसर जो जानबूझ के क्या करता है, नेम ऑफ एनी क्रेडिटर को छुपाता है या नोइंगली मिसरिप्रेजेंट करता है नेचर या अमाउंट ऑफ डेट को, या अबेट्स करता है, ये प्रीवियस कंसीलमेंट मतलब छुपाता है या मिसरिप्रेजेंटेशन करता है, तो उसको लपेट डालो 447 के अंदर, झोंक डालो उसको, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा की जा रही है। सर रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेस ऑफ द कंपनी, मतलब यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखो रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेस बाय कंपनी और गिविंग लोन्स बाय फॉर परचेस ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी है ना खुद के शेयर्स को खरीदने के लिए पैसा दे सकती है क्या, नहीं सर नहीं दे सकती है, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। तो कैन नॉट बाय इट्स ओन शेयर बिकॉज इट विल इन्वॉल्व रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, जो अफेक्ट करेगा अल्टीमेटली किसको, क्रेडिटर्स को। मतलब तुम क्रेडिटर्स को पैसा दे नहीं रहे और तुम खुद के कंपनी के शेयर्स खरीद रहे और अपने जो इक्विटी होल्डर्स हैं उनको बचाना चाहते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन दे के रखा है। एक्सेप्शन क्या है, अगर बैंकिंग कंपनी बेटा उसका नेचर है, अगर एसबीआई लोन नहीं देंगी, मान लो एसबीआई मेरे को लोन दे रहा है और मैं उस लोन से अगर शेयर्स खरीद रहा हूं एसबीआई के, तो एसबीआई ये नहीं बोल सकती हो पाप किया करके, ऐसा नहीं बोल सकती। दूसरा, अगर स्कीम अप्रूव्ड हुआ है एसआर के द्वारा, क्या बोला मैंने, स्कीम अगर अप्रूव्ड हुआ है एसआर के द्वारा कि हम लोग परचेस करेंगे खुद के शेयर्स, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, एम्प्लॉयज से भी खरीद सकते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। उसके अलावा तीसरा,
देखो लोन कौन दे रहा है बेटा, बाय अ कंपनी, किसको दे रहा है, पर्सन को। लोन दे रहा है कौन, कंपनी दे रहा है सर, किसको दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को दे रहा है जो किसमें है बेटा, जो एम्प्लॉयमेंट में है, जो किसमें, सभी लोग बोलो जो एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन वो डायरेक्टर नहीं है, वो केएमपी नहीं है, समझ रहे हो। और कितने अमाउंट का दिया जा रहा है, 6 मंथ के सैलरी का लोन दिया जा रहा है, कितना, 6 महीने सैलरी का लोन दिया जा रहा है, जिससे वो क्या खरीद सके, जिससे वो फुल्ली पेड अप शेयर खरीद सके कंपनी के या होल्डिंग के, समझना बात को, जिससे ये व्यक्ति जो है ना बेटा ये क्या कर सके, फुल्ली पेड अप शेयर को खरीद सके, एक तो कंपनी के या होल्डिंग के। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है। और बाकी तो सर इसके डिफॉल्ट के रिगार्डिंग यहां पे पनिशमेंट लिखी गई है और ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। और यहां पे होता है अपना कौन सा, यहां पे होता है अपना एक और सेक्शन समाप्त, दैट इज कौन सा हो जाता है सर, सेक्शन नंबर 67 समाप्त हो जाता है। राइट हो, बताइए मुझे कि आपको सारी चीजें समझ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चालू होने जा रहा है, दैट इज बायबैक ऑफ द सिक्योरिटीज से रिलेटेड। अब हम लोग बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि जब हम लोग एक कंपनी खुद के ही शेयर्स को, खुद के ही सिक्योरिटीज को जब परचेस करती है तो उस चीज को बोला जाता है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज करके। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, एक वर्ल्ड फेमस कंपनी का नाम लेते हैं, आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड या आईजी सर पानीपुरी लिमिटेड करके नाम लेंगे हम लोग, ये वही कोड है आईजी सर, आप तो जानते ही। अगर मैं मार्केट में बेटा जाता हूं, मैं मार्केट में मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटीज को धनाधन इशू करके रखा हूं और अब मैं सिक्योरिटीज को अगर वापस खरीदता हूं ना, तो ऐसे केस के अंदर मैं बायबैक कर रहा हूं सिक्योरिटीज को। ऐसी वाली चर्चा या ऐसी वाली बात यहां पे बोली जाती है। सेक्शन नंबर 68 इस चीज को गवर्न करता है। सेक्शन नंबर 68 का क्या कहना है, सेक्शन नंबर 68 कहता है कि आप सिक्योरिटीज को बायबैक कर सकते हो या व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बायबैक। तो इनका कहना है कि आप बायबैक कर सकते हो 3 जगह से, एक तो फ्री रिजर्व से, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और तीसरा प्रोसीड्स ऑफ, मतलब फ्रेश इशू करके अब मैं नया सिक्योरिटीज को इशू करूं और उससे बायबैक कर लूं सिक्योरिटीज को। ऐसी वाली बातचीत या ऐसी वाली चर्चा। देखो मैं बायबैक करने के बाद सिक्योरिटीज को इशू नहीं कर सकता, लेकिन बायबैक करने से पहले मैं सिक्योरिटीज को इशू कर सकता हूं। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा की जा रही है। लेकिन समझिए बात को लेकिन क्या मैं यहां पे बायबैक सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज से कर सकता हूं क्या? यहां पे इक्विटी शेयर इशू किया और इधर इक्विटी शेयर बायबैक किया, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है। सर व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द बायबैक? तो सबसे पहली कंडीशन से ये बेटा, ये बायबैक जो है ना अथोराइज्ड होना चाहिए आर्टिकल्स के द्वारा। दूसरी वाली बात है बेटा, ये स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा आना चाहिए। एसआर आपने पास करना होगा। सर लेकिन एसआर की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। सर कब एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी? जब आपका बायबैक 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स 10%, पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का 10% या उससे कम अगर आपका बायबैक हो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एसआर की। तब केवल और केवल बोर्ड रेजोल्यूशन से आपका काम चल जावे। उसके बाद थर्ड वाली चीज बोली जा रही है सर पेड अप कैपिटल, क्या बोला यहाँ पे, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स के 25% से ज्यादा आपका बायबैक नहीं होना चाहिए। और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आप इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं तो पेड अप इक्विटी कैपिटल के 25% से ज्यादा का आप बायबैक नहीं कर सकते हो। पेड अप इक्विटी शब्द मैंने आप लोगों से यहां पे कहा, ठीक है, पेड अप इक्विटी शब्द का। इसके अलावा बोला जा रहा है कि डेट, समझिए बात को, जो भी डेट है चाहे सिक्योर हो या अनसिक्योर हो, आफ्टर बायबैक, एक बार आपका बायबैक हो जाता है तो जो आपका रेशियो है ना बेटा डेट का, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड दोनों डेट लेना, डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आएगा प्लस फ्री रिजर्व्स, तो ये रेशियो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी वाली बात है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हायर नंबर प्रिस्क्राइब करती है तो आपको हायर नंबर भी देख सकते हैं। फुल्ली पेड अप शेयर्स का ही आप बायबैक कर सकते हैं। अगर ऑब्वियस ही बात है लिस्टेड शेयर्स है तो आपको सेबी के रेगुलेशंस को मानना होगा, और अगर अनलिस्टेड है तो आपको रूल्स को मानते हुए चलना होगा। ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। अब जब आप बायबैक को क्लोज करेंगे तो आप कोई भी नया बायबैक नहीं कर सकते 1 साल तक, और 6 महीने तक आप कोई फ्रेश इशू भी नहीं करते सिक्योरिटीज को। मतलब ये तो देखो, आपने इधर बायबैक के बोले बहुत पैसा है हमारे पास, हम बायबैक करेंगे सिक्योरिटीज को, और इधर तुम नई सिक्योरिटीज को दे रहे, ऐसा बिल्कुल भी ना करियो। अब सर प्रोसीजर क्या होती है बिफोर बायबैक? तो इनका कहना है कि आपने अब ऑब्वियस ही बात है, जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये एक स्पेशल बिजनेस होता है इसलिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना होता है, जिसके अंदर आप कौन सी चीजें डालने वाले हो। जिसके अंदर मैंने आपको बताया था एफ कैट करके, याद आ रहा है आपको? एफ कैट करके मैंने आपको एक चीज बताया था। मतलब क्या सर, मटेरियल फैक्ट्स वाली चीजें हो गई, फिर उसके बाद नेसेसिटी वाली चीजें यहां पे आ गई, फिर उसके बाद मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो क्लास ऑफ शेयर्स जो आप परचेस करने वाले, अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो, टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ बायबैक, उस चीज के रिगार्डिंग बात की गई है। जो मैंने आपको बताया था कि डेट ऑफ एसआर या बीआर से 12 महीने के अंतर्गत खत्म कर दीजिए। सर बायबैक जो है हम लोग ये क्या कर सकते हैं, बायबैक 3 लोगों से आप शेयर्स को मंगवा सकते हो। सबसे पहला एग्जिस्टिंग शेयर्स को, समझिए बात को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स
ओनर्स को बोलेंगे 10 शेयर के ऊपर 1 शेयर का मैं बायबैक कर रहा हूं। दूसरा, ओपन मार्केट से ओपन में चले आएंगे, मार्केट में कह देंगे भैया जिन जिन लोगों को बेचना है हमारे पास आ जाओ, हम तुमसे खरीद लेंगे। और तीसरी वाली बात बोली जा रही है, जो एम्प्लॉइज वगैरह को हमने दे के रखा है ना ईसॉप या स्वेट इक्विटी शेयर्स के माध्यम से शेयर, तो उन लोगों से भी हम लोग क्या कर लेते हैं, उन लोगों से भी हम लोग बायबैक कर लेते हैं सिक्योरिटीज का। सर डिक्लेरेशन भी देना होता है सॉल्वेंसी का, आपको यहाँ पे सेबी को और आरओसी को बताना होता है कि भैया एक डिक्लेरेशन आप सबमिट करोगे और वो डिक्लेरेशन के अंदर एक एफिडेविट आपको अटैच करना होता है, जिसके अंदर बोर्ड कहेगा कि हमने फुल इंक्वायरी किया अबाउट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और हम इस ओपिनियन या हम इस कैपेबल है इस ओपिनियन को देने के लिए क्या कि 1 साल तक की बीओडी जो है ना कि हम 1 साल तक पूरी लाइबिलिटी को मीट कर पाएंगे और 1 साल तक हम इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ऐसे केस को अब साइन किया जाएगा 2 डायरेक्टर्स के द्वारा, जिसमें से एक का मैनेजिंग डायरेक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है सर। अब मुझे बताइए, जैसे ही बायबैक की सिक्योरिटीज आपके पास आती है 7 दिनों के अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर डालना, उसको एक्सटिंग्विशमेंट कर डालना या डिस्ट्रॉय कर डालना। कूलिंग पीरियड कितना होता है सर? सर कूलिंग पीरियड की यहाँ पे बात की जा रही है कि हम लोग फर्दर सिक्योरिटीज को 6 महीने तक तो हम लोग मतलब ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटीज को इशू नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बोनस इशू कर रहे हो या आप डिस्चार्ज कर रहे हो एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, जैसे अगर मैं बात करूं कन्वर्जन ऑफ वारंट्स हुआ, जैसे स्टॉक ऑप्शन स्कीम हुआ या स्वेट इक्विटी शेयर्स हुआ या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम या कन्वर्जन करने की बारी आ रही है, तो ऐसे केस के अंदर जिसके अंदर कोई भी शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वैसी हरकतें आप बिल्कुल कर सकते हो। इस बायबैक का रजिस्टर बनाना जिसके अंदर पूरी डिटेल्स होंगी और बायबैक के रिटर्न के बारे में आपको 30 दिन के अंदर सबमिट करना होता है SH11 फॉर्म के अंतर्गत। किसको? ROC को या सेबी को आप सबमिट करते हो। सर दोनों को कितना पैसा लगता है? फाइन पेनल्टी लगने वाली है सर 1 लाख से लेके 3 लाख तक दोनों को सेम पेनल्टी यहां पे लगती है। ट्रांसफर ऑफ सर्टन सम टू CRR, अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, जब भी आप बायबैक करते हो फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, तो जितना भी नॉमिनल वैल्यू, जो भी फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल आप यहां पे बायबैक कर रहे हो, उतने का आपने CRR क्रिएट करना चाहिए और CRR का इस्तेमाल आप बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 70 के ऊपर चलेंगे। 70 कहता है कि प्रोहिबिशन फॉर बायबैक इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके अंदर आप बायबैक नहीं कर सकते। सबसे पहला सबसेक्शन कहता है कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद के शेयर्स को नहीं खरीद सकती, चाहे फिर वो सब्सिडरी के थ्रू नहीं खरीद सकती या दूसरा इन्वेस्टमेंट कंपनी को बोलती है ले मैं तेरे को पैसा देता तू मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी वाली बात, अगर वो डिफॉल्ट करती है, मैंने क्या बोला बताइए मुझे जल्दी से, अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट या उसके ऊपर का इंटरेस्ट या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर या पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ एनी शेयर होल्डर्स या रीपेमेंट ऑफ एनी लोन या इंटरेस्ट देयर ऑन, तो ऐसे केस के अंदर जब भी आपने इस डिफॉल्ट को गुड किया है ना, जब भी आप इस डिफॉल्ट को गुड किया वहां से 3 साल तक, क्या बोला मैंने, वहां से 3 साल तक भैया आप क्या मत करना, आप यहां पे 3 साल तक फ्रेश इशू या 3 साल तक आप बायबैक नहीं कर सकते। ऐसी वाली बात, ऐसी वाली चर्चा यहां पे की गई है। अब बोला जा रहा है कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेयर्स को परचेस नहीं कर पाएंगी जब वो डिफॉल्ट करते हैं 92, 123, 127 और 129 के अंदर, तो आप यहां पे क्या नहीं कर सकते, आप यहां पे बायबैक नहीं कर सकते। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है और ये वाली पूरी बातचीत यहाँ पे हो रही है, राइट। तो बताइए मुझे जल्दी से कि आपको बायबैक का 68 से लेके 70 तक पूरी चीजें समझी या नहीं समझी करके जरूर से कमेंट करके बताइएगा। सेक्शन नंबर 71 को अभी हम लोग देखने वाले हैं। सेक्शन नंबर 71 आपके लिए डिबेंचर्स के रिगार्डिंग बात करता है। अब डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, तो देखो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 30 यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो डिबेंचर्स होते हैं ना, डिबेंचर का मतलब होता है यहाँ पे जो इंक्लूड करते हैं, कौन से 3 चीजों को इंक्लूड करते हैं सर, डिबेंचर स्टॉक को, बॉन्ड्स को और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट को, जो भी एविडेंस करता है डेट के रिगार्डिंग, भैया उस चीज को क्या बोला जाता है, उस चीज को डिबेंचर बोला जाता है। भले फिर वो चार्ज क्रिएट करे या ना क्रिएट करे असेट्स ऑफ द कंपनी के ऊपर, उसे हम लोग डिबेंचर कहते हैं। प्रोवाइडेड दैट, अब कौन से 2 चीजों को एक्सक्लूड किया गया है, तो 2 चीजों को एक्सक्लूड करेंगे। चैप्टर 3D, क्या बोला यहाँ पे, चैप्टर 3D को एक्सक्लूड करेंगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो रेफर किए गए चैप्टर 3D ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और उसके अलावा मैं अगर बात करूं सच अदर इंस्ट्रूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है इन कंसल्टेशन विद RBI, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को भी हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को भी हम लोग अलग मानेंगे। ये वाली बात हुई यहाँ पे डिबेंचर के रिगार्डिंग। तो 3 चीजों को इंक्लूड किया, 2 चीजों को एक्सक्लूड
इंक्लूड कर दिया। अब फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स कौन से, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ऑफ अ साइजेबल अमाउंट, जिसे हम लोन के तरह पर कहते हैं। सेकंड, अगर मैं चीज बात करूं तो डिबेंचर हम लोग इशू करते हैं, एक सर्टिफिकेट हमें मिलता है, सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है मनी के तौर पर। तीसरी वाली बात बोली जा रही है, ये जो आप इशू कर रहे हो ना डिबेंचर्स, इसके अंदर आप कॉमन सील का प्रयोग कर सकते हो, या साइन करने के लिए आप 2 डायरेक्टर का प्रयोग कर सकते हो, या एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हो। मतलब ये जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर साइन कौन करेगा, तो ये तीनों में से कोई भी कर सकता है। सर क्या पीरियोडिक इंटरेस्ट देना जाना चाहिए? हाँ बेटा, डिबेंचर एक लोन के तौर पर होता है जिसके ऊपर कंपनी पीरियोडिक इंटरेस्ट देती है डिबेंचर होल्डर्स को। मैंने आपको बताया था रेगुलर क्लास के अंदर कि कैसे डिबेंचर होल्डर और कंपनी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होता है डिबेंचर्स को इशू करना। वही अगर मैं बात करूं आपके साथ, डिबेंचर जो है इसके ऊपर प्रीफिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं होते। उसके अलावा डिबेंचर एक मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम लोग क्या ट्रांसफर कर सकते हैं डिबेंचर्स? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो डिबेंचर्स है, जो डिबेंचर्स सिक्योर मतलब जो एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करके बनता है कि मान लीजिए अगर मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो मैं ये असेट को उसके तरफ या डिबेंचर के टुवर्ड्स कर दूंगा कि अगर कल चल के मैं डिबेंचर्स को पे नहीं कर पाया तो आप इस असेट को मार्केट में बेच डालना और जो पैसा मिलता है डिबेंचर होल्डर आप रख लेना। तो इसे चार्ज क्रिएट करना बोला जाता है। ऐसे जब चार्ज क्रिएट हो रहे तो हम लोग कहते हैं उसे सिक्योर्ड डिबेंचर्स का नाम दिया जाएगा। भाई अगर मैं बात करूं सर, ये जो डिबेंचर है ये ईयरली भी आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं, बाई ईयरली भी विड्रॉ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है। उसके बाद जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है ये आपको डिलीवर करना होता है जिस दिन आपने, समझना बात को, डेट ऑफ अलॉटमेंट से 6 महीने के अंतर्गत क्या हो जाना चाहिए, 6 महीने के अंतर्गत आपको डिलीवर हो जाना चाहिए कौन सा डिबेंचर सर्टिफिकेट। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है। अब सेक्शन नंबर 71 की बात करूं मैं आपके साथ, तो आप लोग यहाँ पे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो एसआर को पास करके। क्या बोला मैंने? आप यहां पे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो एसआर को पास करके। अगर आपको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आप इशू कर रहे हो तो आपको एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कब? जब वो 181C के लिमिट में होता है। याद है आपको, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अगर वो लिमिट के अंतर्गत होता है और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है ना, तब जाके हम लोग कहेंगे कि एसआर की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है। क्या वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं? नहीं सर, नहीं दिए जाते। सर इशू करते हैं हम लोग क्या? सिक्योर्ड डिबेंचर्स। कितना? 10 साल से ज्यादा के लिए आप इशू नहीं करोगे, मतलब जिस दिन आप इशू कर रहे हो 10 साल तक उसकी मैक्सिमम क्राइटेरिया हो सकती है, लेकिन हम 10 से 30 साल तक भी रख सकते हैं। कौन से कंपनीज के केस में? इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन से केस में? इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग एनबीएफसी है या ऐसी कंपनीज जो परमिटेड की गई है सीजी या आरबीआई के द्वारा, तो हम लोग कहेंगे भैया आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग 10 साल से ज्यादा लेकिन 30 साल से कम तक भी डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सभी लोग बोलेंगे कौन सा? सर हम लोग इशू कर सकते हैं डिबेंचर्स 10 साल तक इशू कर सकते हैं, 10 साल से ज्यादा भी हम लोग इशू कर सकते हैं। कब? केवल 4 कंपनीज के केस में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट एनबीएफसी, और उसके बाद ऐसी कोई कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई या नेशनल हाउसिंग बैंक कहता है कि आप इशू कर सकते हो, तब कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएशन ऑफ चार्ज। सर चार्ज क्रिएट हो सकता है क्या? बिल्कुल टैंजिबल असेट के ऊपर आप लोग चार्ज क्रिएट कर सकते हो। फिर हो सकता है वो प्रॉपर्टी या जो असेट है वो कंपनी के हो सकती है, सब्सिडरी या उसके होल्डिंग या उसके एसोसिएट कंपनी, इनमें से किसी भी कंपनी के जो असेट्स होते हैं उसके ऊपर हम लोग चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। कितने अमाउंट का करेंगे सर? तो जो डिबेंचर का अमाउंट है और उसके ऊपर पूरे साल भर में या पूरे सालों में कितना इंटरेस्ट दिया जाने वाला है ना बेटा, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, उसको आपको कवर करना होगा। ऐसी वाली बात यहां पे बोली गई है। अब सर हम लोग डिबेंचर ट्रस्टी को भी अपॉइंट करता है। डिबेंचर ट्रस्टी को कब अपॉइंट करेंगे? डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर्स के बिहाफ में अपॉइंट किया जाता है कि डिबेंचर के जो यहाँ पे डिबेंचर के जो राइट्स है ना वो अंडरमाइन ना हो जाए। अंडरमाइन का मतलब होता है कि वो थोड़ा सा ऐसे मतलब उनके साथ गलत भेदभाव ना हो जाए करके, ऐसी वाली बात यहाँ पे चल रही है। अब देखो आप लोग डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करते हो कब? बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और द लेटर ऑफ ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन। तो जब आप लेटर ऑफ ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन दे रहे हो ना, उससे पहले आप क्या प्रोस्पेक्टस को इशू करते हो क्या? यस सर, उससे पहले इशू करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है, कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में डिबेंचर ट्रस्ट डीड बन जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? डिबेंचर ट्रस्ट डीड बन जाना चाहिए। कितने दिनों के अंदर? 60 दिनों के अंदर, 60 डेज के अंदर। बोलो कितने दिनों के अंदर? 60 डेज
केस के अंदर आपके बीच में डिबेंचर ट्रस्ट डीड साइन हो जाना चाहिए। उसके बाद बोला जा रहा है क्रिएशन ऑफ डीआरआर, जब भी आप डिबेंचर को इशू कर रहे हो तो आपको डीआरआर क्रिएट करना होता है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। वो सारे प्रॉफिट्स जो अवेलेबल होते हैं डिविडेंड के लिए, मतलब फ्री नेचर के जो प्रॉफिट्स होते हैं, वैसे तो प्रॉफिट्स फ्री नेचर के होते हैं, फ्री नेचर के मैं रिजर्व बोलना चाहता था एक्चुअली, तो जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है डिविडेंड के लिए, तो ऐसे केस का मतलब सब टैक्स वैक्स माइनस वाइनस होने के बाद तो जो पैसा बच रहा है डिविडेंड के लिए, आप उसमें से क्या कर सकते हो, डीआरआर को क्रिएट कर सकते हो। ये केवल और केवल एक बुक एंट्री के तौर पर होता है जहां पे आप पीएनएल को डेबिट कर देते हो और डीआरआर को क्रिएट करके रख देते हो, ऐसी वाली बात है। अब देखो क्या बोला जा रहा है उसके बाद, अब डिबेंचर एंड इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट ऑफ सम इन रिस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिंग डिबेंचर ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब इनका क्या कहना है, समझिए बात को, देखो डीआरआर क्रिएट करो और फिर क्या बोला गया है, डीआरआर की आपको ये जो लिमिट है ना, समझिए बात को, ये जो डीआरआर वाली चीज है ना, कितना होने वाला है, तो डीआरआर इनका कहना है कि आपको अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्या बोला मैंने, आपकी अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है ना, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और उसमें भी एनबीएफसी नहीं होनी चाहिए, तब जाके आपको 10% का डीआरआर आप क्रिएट करते हो। क्या बोला मैंने, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और वो भी एनबीएफसी नहीं होनी चाहिए तब, और बाकी सारे कंपनीज में डीआरआर नहीं। जैसे देखो, द लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू डीआरआर एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट एज द केस में बी शैल बी एज अंडर इज, देखो डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द डिबेंचर इशूड बाय, कौन से केस में, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 72 ऑफ सेक्शन 2 के अंदर आ रहा है, तो डीआरआर एनबीएफसीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। लिस्टेड कंपनीज की अगर मैं बात करूं आपके साथ, जो एनबीएफसी की कैटेगरी के उसके अंदर लिस्टेड नहीं आता, अदर लिस्टेड में भी नहीं आता, इन केस ऑफ प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स फिर नहीं आता। उसके अलावा अनलिस्टेड कंपनी है तो एनबीएफसी है तो नहीं आने वाला है, लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज है जो एनबीएफसी नहीं है तो वहां पे 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स होने वाला है। तो जितने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है उसका 10% आप क्रिएट करते हो 31 मार्च को, समझना बात को, मतलब बोला जा रहा है सर क्या, ये 31 मार्च को आपको देखना है कि अगले साल कितना डिबेंचर यहां पे अपने मैच्योर हो रहे हैं, उसका 10% आपको डीआरआर के अंदर ट्रांसफर करते हुए चलना है। अब उसमें क्या कहा जा रहा है, सेकंड वाली चीज बोली जा रही है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इनका क्या कहना है, समझो, जिस साल मान लीजिए इस साल डिबेंचर 10 लाख रुपए के रिडीम होने वाले हैं, 10 लाख रुपए के खत्म होने वाले हैं, तो ऐसे केस में 10 लाख का 15% यानी कि कितना होने वाला है, 1.5 लाख रुपए होने वाला है ना। तो इस साल आपने 30 अप्रैल तक 1.5 लाख रुपयों को, यहां पे पैसों की बात हो रही है बेटा, पिस्सा की बात हो रही है, यहां पे ध्यान रखना, ये जो बात हो रही है ना, ये पिस्सा की बात हो रही है। तो आपको 30 अप्रैल तक क्या करना होगा, 15% ऑफ 10 लाख को डिपॉजिट करके रखना होगा इन सारे अकाउंट में, इन सारों, मतलब इन सारे अकाउंट इन द सेंस कि आप 15, आप जो 1.5 लाख है उसको इनमें से कहीं पे भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे शेड्यूल बैंक में आप कर सकते हो, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज इंडियन ट्रस्ट एक्ट की, उसके बाद अनएनकम्बर्ड बॉन्ड एज पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट। तो ये आप चारों चीजों में से किसी में भी आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। सर डीआरआर को हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, डीआरआर को केवल और केवल रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए आप यूटिलाइज करोगे, उसके अलावा किसी और दूसरे चीज के लिए आप डीआरआर को यूटिलाइज मत करियो, ऐसी वाली बात बोली गई है। फिर फिफ्थ वाला पॉइंट बोला जा रहा है लिमिटेशन ऑन इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस या ऑफर और या इन्विटेशन टू पब्लिक। इनका कहना है कि आप कंपनी शाल इशू प्रोस्पेक्टस या ऑफर फॉर इन्विटेशन टू पब्लिक या मेंबर्स एक्सीडिंग 500, एक्सीडिंग 500, समझिए बात को, अगर आप इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कर रहे हो और 500 से ज्यादा कर रहे हो तो आप तभी कर सकते हो बेटा जब आपने 1 और मोर डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करके रखा है तब। सर अगर 500 से नीचे हम लोग कर रहे हैं तो ऐसे केस के अंदर फिर यहां पे जरूरत नहीं है, मतलब फिर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करो तभी प्रोस्पेक्टस या तभी आप ऑफर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है, अब देखो हम नाम को इनवाइट करते हैं बेटा कि आप डिबेंचर ट्रस्टी के हमारे बनना चाहोगे क्या करके। अब डिबेंचर ट्रस्टी की कुछ खूबियां होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, डिबेंचर ट्रस्टी शाल नॉट बी अपॉइंटेड, हम डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट नहीं करेंगे अगर वो ये फॉलोइंग ये अग्नि परीक्षा में अगर वो फेल हो जाता है तो। सबसे पहला क्या, वो शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता कंपनी के अंदर, पहला वो शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता कंपनी के अंदर। दूसरा वो इज अ प्रमोटर, वो प्रमोटर डायरेक्टर या केएमपी या एनी अदर ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं हो सकता कंपनी का, होल्डिंग का या सब्सिडरी का या एसोसिएट कंपनी का, तो वो ऑफिसर नहीं हो सकता। तीसरी वाली बात क्या बोली जा रही है यहाँ पे, सिंपल सी बात ये
बोली जा रही है कि देखो डिबेंचर ट्रस्टी को रेम्यूनरेशन के अलावा किसी और प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए कंपनी से, ऐसा थर्ड वाला पॉइंट कह रहा है। फोर्थ वाला पॉइंट कहता है कि वो जो डिबेंचर ट्रस्टी बनने के योग्य है ना, जो आप एलिजिबल पर्सन की बात कर रहे हो, वो इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए कंपनी को, सब्सिडरी को या होल्डिंग को या एसोसिएट को या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी को। यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे जुड़ रहा है, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग, मतलब हमारे होल्डिंग की और भी कोई सब्सिडरी होंगे ना, तो उसको भी वो इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहां पे उसने किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं देना चाहिए कंपनी के डेट्स के लिए, और इसकी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए विद द कंपनी, जो कितनी हो बेटा 2% और मोर ऑफ कौन सा, ग्रॉस टर्नओवर टोटल इनकम या 50 लाख, समझना बात को, ग्रॉस टर्नओवर टोटल इनकम या 50 लाख, विचएवर इज हायर आप सिलेक्ट करो। और उसके बाद क्या बोला गया, और फिर उसका 2% निकालना, ठीक है, ड्यूरिंग इमीडिएटली 2 फाइनेंशियल ईयर का, समझना, इमीडिएटली 2 फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करंट ईयर, और उसमें से जो लोअर होगा ना वो आपको यहां पे कंसीडर करते हुए चलना है, ऐसी वाली बात यहां पे बोली गई है। देखो सबसे पहले आप हायर वाली लिमिट निकाल लीजिए, और वो कौन सा आने वाला है, देखो इनका कहना है कि जो आपका ग्रॉस टर्नओवर है ना वो ले लीजिए सर, ठीक है, उसके बाद आपका टोटल इनकम है ना सर वो ले लीजिए, ठीक है, और 50 लाख है ना वो ले लीजिए, जो हायर है वो अमाउंट को ले लीजिए। हायर पे आप 2% करिएगा, 2 पार्ट में है ना, एक करंट ईयर वाला और एक ये पुराने ईयर्स वाला, और विचएवर इज लोअर वाला है वो लिमिट को ले लेना, उसके ऊपर का पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ। फिर बोला जा रहा है कोई एम्प्लॉयमेंट में, मतलब वो जो व्यक्ति है ना उसका रिलेटिव एज अ प्रमोटर या एज अ केएमपी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। सर मुझे बताइए अगर यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैजुअल वैकेंसी को फिल करते हैं, मतलब यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट हो गया और उसके बाद ये किसी डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करता है तो उसे ऑफिस छोड़कर जाना होगा, उसे बोला जाता है कैजुअल वैकेंसी का क्रिएट होना, और वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे फिल करते हैं। लेकिन अगर वहां पे मान लीजिए रेजिग्नेशन के द्वारा वैकेंसी क्रिएट हुई थी तो ऐसे केस के अंदर हमको मेजॉर रिटर्न कंसेंट लेना होता है मेजॉरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स का, तब जाके हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। क्या किसी डिबेंचर ट्रस्टी को रिमूव किया जा सकता है? हाँ सर, जब हम लोग 3/4 ऑफ द वैल्यू, 3/4 मतलब 10 लाख रुपए के टोटल डिबेंचर्स है तो 7.5 लाख रुपए के ऊपर के जिसके पास डिबेंचर्स होंगे उतने लोग अगर हमारे पास मिल गए तो हम लोग डिबेंचर ट्रस्टी को रिमूव कर सकते हैं। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चीज यहां पे बोली जा रही है। क्या डिबेंचर ट्रस्टी मीटिंग बुला सकता है? हाँ सर बुला सकता है, जब 1/10 ऑफ द वैल्यू वाले लोग उसको रिक्विजिशन राइटिंग में देवे कि प्लीज मीटिंग बुला ले, तब वो बुला सकता है। या दूसरा, डिबेंचर ट्रस्टी खुद अपने ओपिनियन में कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना हमने बुलाना चाहिए करके, ये यहाँ पे हमने ना लोगों को बुलाना चाहिए करके, या ऐसे मीटिंग बुलाना चाहिए, तो ऐसे केस के अंदर क्या हम लोग बुला सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बुला सकते हैं। अब लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी कौन सी होती है? तो सर लाइबिलिटी होती है डिबेंचर ट्रस्टी की कि यहाँ पे वो क्या करे, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हुए चले बेटा, किसका? डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हुए चले, वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना दिखावे, ड्यू डिलीजेंस उसको, मतलब उसको अपने एकदम चारों खाने चित्त नहीं बोलते कि एकदम वैसा रखना है, और अगर उसे लगता है तो वो मीटिंग भी समय समय पर बुला सकता है। क्या वो अपना पिटीशन, समझिए बात को, अगर डिबेंचर ट्रस्टी को ऐसा लगता है कि कंपनी के असेट्स इनसफिशिएंट है कि वो कल चल के हमारे डिबेंचर होल्डर्स के जो प्रिंसिपल अमाउंट है या उसके ऊपर का इंटरेस्ट पे करने में इनसफिशिएंट होंगे, तो वो ट्रिब्यूनल को अर्जी लगा सकता है और ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा और फिर कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि कंपनी सुन ले तो एनी फर्दर लाइबिलिटीज को इनकर नहीं कर सकती। इस चीज का ध्यान रखना, डिबेंचर ट्रस्टी ने कहा है हमसे कि तुम डिबेंचर्स वालों के बजा रहे हो करके, है ना, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। और बाकी तो फिर यहाँ पे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपको फाइल करना होता है PAS 3 फॉर्म के अंदर, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश ऑफ हो जाता है। होप सो आप सभी लोगों को रिवीजन एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम फैंटास्टिक तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो, कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो गए हो। जरूर से इस रिवीजन को बार बार सुन लीजिएगा, 1-2 बार भी अगर आप गो थ्रू कर लिए तो बहुत बढ़िया आपके माइंड के अंदर रिटेन हो जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच वंस एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। टिल देन सी यू ऑल। सो एवरीवन, जाने से पहले आपको इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जिससे आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमसे अनलिमिटेड वॉच मिनट, अनलिमिटेड सारी चीजें आपको दी जाती है और आप चाहे उससे पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरा इंडिविजुअल कोर्स परचेस करना चाहते हैं बेटा, तो ऐसे केस के अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे CA इंटरमीडिएट के टैब के अंदर अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, आपको यहाँ पे मेरा इंडिविजुअल कोर्स भी मिल जाता है। इसके
अलावा अगर आप यहाँ पे प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सर ये प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ऐसे केस के अंदर अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर ना आप लोगों को बेनिफिट मिल जाता है। कौन सी चीज का सर? हम लोगों को बेनिफिट मिलता है, जैसे देखो आपको यहाँ पे क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज मिलती है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पीडीएफ, टेस्ट, क्विजेस, सारी चीजें प्लस के अंदर मिलती है। उसके अलावा आपको सारी ये सेम चीजें आपको आइकॉनिक में, लेकिन आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा जैसे मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग के सेशन और पूरे प्लस के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। प्लस हो या आइकॉनिक, आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे आईजी सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं जब आप यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो, राइट। तो देखिए आप यहाँ पे आईजी सर जब इस कोड का प्रयोग करते हैं ना तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है। जब भी आपको अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप डेफिनेटली यहाँ पे आईजी सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। आप मेरा इंडिविजुअल कोर्स भी परचेस कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर, जहां पे आप केवल और केवल सिर्फ मेरा लॉ देख रहे करके पूरा जितना भी मैंने लॉ पढ़ाया ग्रुप 1 के अंदर, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से उसको भी देख सकते हैं स्टोर एसकेयू से, राइट। कहां से आप देख सकते हैं? देखिए ये जो स्टोर एसकेयू वाली लिंक जो होती है ना, वो स्टोर एसकेयू वाली चीज से आपको क्या मिल सकता है? क्या यस सर मिल सकता है? एक मिनट, हाँ ये देखो, ये सब्सक्रिप्शन प्लान के बाजू में स्टोर एसकेयू करके लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से डेफिनेटली चेक कर सकते हैं स्टोर को और उसके बाद आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाती है, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। आपको बता दूं मैं आपको कि प्लेलिस्ट पूरी क्रिएट करके रखा हूं, प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे, मेरे चैप्टर नंबर मतलब जितने भी मैंने रिविजन्स कवर करवा दिया हूं सारे आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, जैसे जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये सारी चीजें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन।